गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सिद्दीकानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देखेंगे अब ईरान और इसराइल की जो जंग छिड़ी रही है बल्कि जोर पकड़ चुकी है। अगर इधर इसराइल ईरान पे हमला करता है तो ईरान उसके बाद उससे दुगना हमला इसराइल पे करता है। अब बात चल रही है कि ट्रम्प के अंदर कि ट्रम्प ने जो है इसराइल को कहा जा रहा है, ईरान को कहा जा रहा है कि किसी तरह भी सरेंडर कर दे। तो क्या आपको लगता है कि ईरान सरेंडर करेगा? और इधर जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो गए, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, तो उनका बहुत ज्यादा समझ लें कि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल की दिया गया, उनको बहुत अहमियत दी गई। तो इससे पाकिस्तान को कितने फायदे पहुंचेंगे, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बात है कि अमेरिका, तो इस वक्त जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ समझ लें खड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी के रास्ते खुल रहे हैं, कुछ तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं? आप क्या देखते हैं? उसी पे हम कुछ सवाल करेंगे। शाहिद भाई से हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाहिद भाई? बस सब खैरियत है, सबको सलाम जी। तो जो सवाल आपने किया है एक एक करके मैं उसके ऊपर, पहली बात तो ये कि जो अभी जंग शुरू हुई है इसके अंदर बहुत सारे मोड़ आ सकते हैं जी। एक मोड़ तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अटैक करे, डायरेक्ट अटैक करे ईरान के ऊपर। हाँ, जब जंग की बातें होती हैं तो बहुत सारी चीजें तैयारी में रहती हैं, जैसे इनके B-2 एयरक्राफ्ट जो कि 30,000 बॉम्ब को लेके जाने की बात हो रही है कि मसूद एयरपोर्ट से, तो वो सारी चीजें अपनी जगह तैयारी में रहती हैं। लेकिन ट्रम्प साहब और यहाँ पर अमेरिका में खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप डायरेक्ट अटैक ना करें, इसलिए कि ईरान इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका, ईरान इज मे बी थ्रेट टू इसराइल बट नॉट टू अमेरिका, राइट। लेकिन यानी कि अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लोग ही कहा जा रहा है अमेरिका में कि डायरेक्ट अटैक ना किया जाए ईरान को, ईरान ना करे डायरेक्ट अटैक उसमें ईरान के ऊपर, राइट? हाँ, ना किया जाए और ना ही इसराइल को ऐसी मदद दी जाए जिससे उनके ऊपर ये जाहिर हो कि अमेरिका ने ये बॉम्ब दिए हैं। अगर अमेरिका तो इसराइल की को हमेशा असला तो इसराइल को अमेरिका ही प्रोवाइड करता था, कॉन्ट्रैक्ट है वो, उनका कॉन्ट्रैक्ट है $3 बिलियन एवरी ईयर। जी जी, वो उनका पॉलिटिकल, चले वो तो उनका बिजनेस है, समझ ले, कहना चाहिए कमिटमेंट है, उसको बीच में ना लाएं। इस वक्त जो है तो ट्रम्प साहब ने ट्रम्प क्या बल्कि इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल भी सो कॉल गए हुए थे अमेरिका में,
उनको भी यही मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर एट ऑल, शुड बी ऑन द साइड लाइन। दूसरा, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट को कि कोई मिड रास्ता अख्तियार किया जाए, और साथ में यूरोपियन कंट्रीज भी कोशिश कर रही हैं। तो सारी तरफ से ईरान के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है कि कोई एक मिडिल रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। अच्छा, अब देखा जाए कि ईरान क्या चाहता है। ईरान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है, या ईरान न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये यूरेनियम को एनरिचमेंट करना चाह रहा था। तो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि ईरान को ये कंप्रोमाइज करना चाहिए इस वक्त अपनी मुल्क की खातिर कि थर्ड कंट्री के अंदर एनरिचमेंट करवाई जाए, और वो कोई भी हो सकती है, कतर हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, कोई सी भी थर्ड कंट्री हो सकती है, जो कि आपको 60% यूरेनियम एनरिचमेंट करके वापस दे दे, तो आप अपने एटॉमिक रिएक्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं और उससे बिजली बनाना, यही उनका मकसद है। अब अगर 95 और 98% यूरेनियम एनरिचमेंट हो जाए, तो 10 पाउंड यूरेनियम को कलेक्ट करने से आप एक एटम बम बना सकते हैं। ठीक, तो वो ना इसराइल करने देगा, ना अमेरिका करने देगा। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को इस वक्त जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हैं, देखें ईरान के पास उनकी एयरफोर्स नहीं है, इसलिए कि उनको कोई आदमी जहाज नहीं भेज सकता। ईरान को चाहिए कि बिजली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो यूरेनियम उनको चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी से एनरिचमेंट करा के वापस लें और अपने रिएक्टर को टर्न ऑन कर लें, उठ सकते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के अंदर उनको अपने एयरक्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान ने चाइना की मदद से एयरक्राफ्ट बनाए, और ईरान को तो चाइना की भी मदद हासिल है, रशिया की भी मदद हासिल है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर मैं समझता हूँ ईरान को डेवलप होना चाहिए। आर्मी के साथ एटम बम की जरूरत नहीं है हमको, जितना एनर्जी की और अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। रहा पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा होगा, पाकिस्तान इनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि इनको वार्निंग दे दी जाए कि ये इन्वॉल्व ना हो उस जंग में। अब ये तो हो गया अमेरिकी की विश। चीज ये होती है कि जब अवाम का प्रेशर पड़ता है तो फिर हुकूमतें उनके आगे सरेंडर कर जाती हैं। ये वक्त बताएगा कि हमारी अवाम कितना ईरान के साथ है, ये टाइम बताएगा। तो मैं समझता हूँ जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, वो पाकिस्तान हो, आपको 20-25 साल पीछे ले जाती है। तो जंग के फेवर में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जंग को डिफ्यूज करना चाहिए किसी तरीके से, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, ईरान की जरूरियात को भी पूरा करना चाहिए और पीसफुल तरीके से इसको। रहा इसराइल का मामला, इसराइल हमेशा अग्रेसर रहेगा, इसलिए कि मुसलमानों में इतनी यूनिटी नहीं है। आप ही के सऊदी अरब, आप ही के यूएई इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं। इनको मुसलमान कहेंगे या मुनाफिक कहेंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह भी बेहतर जानता है कि ये वैसे। बाकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिसने यहूदियों के साथ हाथ मिलाया वो हम में से नहीं है। तो बहुत क्लियरली हदीस है और ये उनको भी पता होना चाहिए, उनकी तो जबान में कुरान शरीफ आया है। बहरहाल ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह मियां के हाथ में है, वही करेगा। जमीन पे जो हकीकत है मैं समझता हूँ इस मामले को डिफ्यूज करना चाहिए।
बस। और जो मैंने कहा यूरेनियम वो एनरिच करा सकते हैं थर्ड कंट्री से, पाकिस्तान से भी करा सकते हैं, कतर से भी करा सकते हैं, कहीं भी वो लगवा सकते हैं प्लांट। तो पाकिस्तान आसान रहेगा इसलिए कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है यूरेनियम को एनरिच करने का। ठीक है, बस मैं यही कहूँ। चले मैं ना तवारी साहब से लेती हूँ। जी तवारी साहब क्या कहेंगे, आपने सुनी सारी बात? जी मैंने पूरी बात सुनी और थोड़ी सी नाइतफाकी मैं रखूंगा। वो इस लिहाज से कि दो बातें हैं। एक तो आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनका इस वार में आना, तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जितने भी ये तो आपके पास है, अभी तो उन्होंने अभी तो नहीं आ सके, अभी तो नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। जब वो खुलेआम कहते हैं कि ईरान के आकाश पे, ईरान के स्काई के ऊपर हमारा कंट्रोल हो चुका है और जिस वक्त चाहेंगे हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे अभी, और जब चाहेंगे मारेंगे। अभी तो उसको हमने जिंदा छोड़ा है, देखेंगे कब मारना है उसको। तो इसको फिर ये कहना कि नहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये अपने आप में जैसे कहते हैं कि वो शुतुरमुर्ग जैसे जो है रेत में सर धंसा के सोचता है कि भाई कोई हवा नहीं चल रही, कोई तूफान नहीं चल रहा, कुछ ऐसी बात है। अब रहा सवाल ईरान का, तो ईरान के मुद्दे पर मैं ये कहूंगा, ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज की तारीख जो उसने अटैक किया है वो इजराइल के हॉस्पिटल्स वगैरह पर गिरा है, और अब ये लड़ाई उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहां से वापसी मुश्किल है। अब मुश्किल क्या, मैं कहूंगा कि लगभग इम्पॉसिबल हो रही है कि जब तक कोई दोनों में से एक हार ना माने। और इस वक्त में जहां तक रहा सवाल आसिम मुनीर का वहां जाने का है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भी पता है, सभी को पता है कि पाकिस्तान और ईरान की सेना लगती है एक दूसरे के साथ में। कोई डायरेक्ट वे एंट्रेंस का नहीं है ईरान में। और ईरान में जो सबसे शुरुआत में जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने भी कहा है, नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमारा सबसे पहला एम ये है कि किसी भी तरह से ईरान जो है उसको न्यूक्लियर बम बनाने की उसकी हैसियत नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त में ये भी एक सच्चाई है कि जिस जगह पे वो यूरेनियम रखा गया है जहां से बम बनाया जा सकता है जी, वो जमीन के बहुत नीचे है, 80-90 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर है, नीचे है। और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो है वहां पे बम गिरा सकता है, वो वही वाले बम गिरा सकता है जो उसने अफगानिस्तान में गिराए थे पहाड़ियों के ऊपर, और वो सिर्फ अमेरिका के पास में है। तो ये ताकत जो है, एक मिनट, वो शाहिद भाई कुछ बोल रहे हैं आपसे। जी मैं अपनी पूरी बात कर लूं फिर आप बोलिएगा सर। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई, क्योंकि थॉट ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आसिम मुनीर को बुलाने का मतलब सीधा ये है कि भाई आप हमारे साथ पहले भी रहे, और अभी आप देखिए कि जितनी प्रेस की गई है वो इसी लिहाज से की गई है कि आप हमारे साथ में चले। ईरान का तो जो होना ही है, और जो यूरेनियम और जो वहां की चीजें हैं वो हम आपकी तरफ हवाले कर देंगे। जैसे अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान एक मतलब सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है, और ले जाने में यूरेनियम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उठा करके थैले में भर के लेके जाएंगे, तो आपको डिलीवरी करने में भी ये सब चीजें होती हैं। तो फिलहाल में यही लालच दिया गया आसिम मुनीर को, इस लिहाज से उनकी इतनी अवभगत की जा रही है और इतना उनको प्रेस किया जा रहा है। अच्छा, यानी ताकि पाकिस्तान को जी ताकि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए इसमें, ईरान को डिफीट करने में। तो लगता है आपको कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा? पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, अगर डायरेक्ट नहीं होगा इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट नहीं अगर होगा तो इनडायरेक्ट होगा। आप कैसे इतने यकीन से ये बात कह सकते थे? एक सेकंड देखिए, पहले भी हुआ, इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ। देखिए यूरेनियम मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ ना, SAIC वाज अ डिवीजन ऑफ एक्सप्रोनियम जो हमारा काम था जियोलॉजिकल सर्वे करना और मुख्तलिफ किस्म के। साजिद भाई से भी बात कर ले थोड़ी सी, मैं शायद भाई। यूरेनियम भी जो है, यूरेनियम को एनरिच किया जाता है इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। 60% तक आप उसको एनरिच करके अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर 95% एंड अप, अच्छा IEEE जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी है, कंट्रोल बाय अमेरिका एंड वर्ल्ड वाइड एक्चुअली, उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तस्दीक की है कि ईरान की जो फैसिलिटी वहाँ जो 300 फीट नीचे है इज नॉट enriching uranium to 90%, it is enriching to 60%. इसका मतलब है वो एटम बम अभी बना ही नहीं सकते। ठीक, पहली चीज तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी एनर्जी के लिए, ये इस्राइल का प्रोपेगेंडा है कि वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके ऊपर IEEE के इंस्पेक्टर कंटिन्यूअसली वहां ऑडिट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता हर फैसिलिटी जो है अनलेस के आप खुफिया रखें, जैसे कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर बनाया था और वो सक्सेसफुल हो गए। इसी तरीके से अगर ईरान ने भी कहीं ऐसी एक जगह पर तो 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया और एक और कोई खुफिया प्लेस पे IEEE की नजर में तो सिर्फ ये 2-3 लोकेशंस है, लेकिन एक और लोकेशन है जिसके अंदर 60 से अब 95-98% यूरेनियम को रिच करने का प्लांट लगा हुआ है। तो वो अगर लगा है और वो अगर छुप के बना हुआ है जैसे पाकिस्तान में बनाया गया था कोयटा में, तो उसी वक्त एटम बम बन सकता है। फिर जैसे मैंने कहा ना 10 पाउंड चाहिए आपको एक एटम बम बनाने के लिए। हेलो जी जी जी, चले जी साजिद भाई, अब आप बताएं क्या कहेंगे। तो ये पाकिस्तान सिर्फ इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि अगर नेगोशिएशन में बात आती है कि आपका जो यूरेनियम है, थर्ड कंट्री कौन है, पाकिस्तान है, कतर भी हो सकती है, मगर कतर के पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया नहीं भेज सकते और दूसरी जगह नहीं भेज सकते। पाकिस्तान एक करीबी मुल्क है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है। तो ये अब ओमान में 2 हफ्ते में नेगोशिएशन जो हो रही है, जो कि सबके यूरोपियन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी समझा रहा है कि डिस्ट्रक्शन से क्या फायदा होगा। आपने इसराइल को तबाह कर दिया, इसराइल ने आपको तबाह कर दिया, क्या फायदा होगा। जी जी साजिद भाई, आप क्या कहेंगे। समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। जी जी, अब ये शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने ईरान ने कितने अपने लीडर खो दिए, क्या क्या हो गया, जुल्म और सितम हो गया। अब यूरेनियम और इन चीजों का समीना टाइम नहीं है। अब बात ये जंग समीना, मैंने जिस तरह आपसे पहले भी कहा कि ये जंग थर्ड वॉर में तब्दील होगी और ईरान इसमें अकेला खड़ा होगा। जो आपने भी सवाल किया पाकिस्तान का कि चीफ ऑफ आर्मी को बड़ा प्रोटोकॉल मिला, जी, व्हाइट हाउस में बड़ी अहमियत दी गई, तो इससे पाकिस्तान पे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा ना। पाकिस्तान का एक नाम बुलंद हुआ। आप फेडरल मार्शल क्या असर, आप बताइए मेरे को क्या असर पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, और तमाम सुनने देखने वालों से पूछ रहा हूँ कि जिस पासपोर्ट के ऊपर लिखा हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो तो नाम ही कल मिट गया जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात कह दी कि पाकिस्तान का सबसे बाअसर आदमी जो है वो आसिम मुनीर है। सही है, वो गवर्नमेंट की तो कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तान, यानी किसी की नजर में अमेरिका या किसी भी वर्ल्ड के किसी की नजर में आउटसाइडर, किसी की नजर में पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो हुक्मरान है, जो सियासी जमातें हैं, उनकी तो औकात ही नहीं रही है। तो भाई पाकिस्तान में आप सोचें पॉलिटिशियन और सियासी जमातों की पहले सालों से कोई अहमियत नहीं थी। साजिद भाई, ये तो गौर कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और सियासतदानों को समझ लेना चाहिए था कि वो किस उस पे खड़े हैं। पॉलिटिशियन हमेशा इन्हीं की अहमियत रही है, तो आप ये नहीं कह सकते। थोड़ा सा समीना जी इसमें चेंज है। मैं भाई से मैं एग्री करता हूँ कि पहले जो लोग भी आर्मी में आए थे, जो लोग भी जनरल बने थे, वो मुल्क के सरबराह भी बन गए थे, प्रेसिडेंट भी बन गए थे, वो उनकी हैसियत थी। अभी आपके पास में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों हैं, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है। ये तो देखिए सारी दुनिया को पता है ना कि किसको क्या अहमियत है क्या नहीं है, हम नहीं कह सकते। मगर ये क्या अगर कोई काम अच्छा हुआ तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कि आसिम मुनीर साहब गए, उनका इतनी उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, व्हाइट हाउस में उनको इतनी अहमियत दी गई। ये बकरे को हलाल करने के पहले या मुर्गे को हलाल करने के पहले जो अहमियत दी जाती वही अहमियत है।
ये आप कैसे कह सकते हैं तिवारी साहब? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इतनी आवभगत पहले कब की गई थी, क्यों कर रहे हैं? वही ट्रम्प साहब हैं कि जिस ढंग से वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो हमारे मुल्क नहीं, बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान देखिए कि प्रॉब्लम ये होगी कि वो किसी तरफ नहीं रहेगा। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में है इस रूप में। और आज की तारीख में अगर पाकिस्तान ने गलती से भी इसके अंदर में अगर अमेरिका के साथ में जाएगा, जिस रूप में वो अमेरिका चाहता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, ये अमेरिका और G7 के जितने देश हैं उनकी सबकी यही है कि भाई किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थ्रेट रहेगा इजराइल के ऊपर। कभी भी उनको ये लगेगा कि कभी भी किसी भी वक्त में एक न्यूक्लियर बम चला और इजराइल खत्म, तो वो अपने वो किसी भी सूरत में इस तरह एकदम आमादा हो चुके हैं कि नो मैटर व्हाट ये कभी भी ना बने। और उसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है कि जब अंदर वहां पर, क्योंकि अभी जितनी भी बम्बार्डमेंट हो रही है उसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकल पा रहा है ना, ये तो नहीं कर पाए हैं कि ईरान को घुटनों पे ला पाए, अभी तक तो नहीं ला पाए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और लड़ाई चल रही है और अभी चलेगी। तो अब अभी जो मेरे पास जानकारी जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अमेरिकन आर्मी को वो पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका में वहां पे ईरान में भेजना चाहते हैं, ये है। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? अमेरिका फौज नहीं भेजेगा। अमेरिका की फौजें ऑलरेडी बहरीन में, कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में उन केसेस हैं। तो एक मुझे दे दें, फिर आप करते रहिए। मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोलना है, फिर मैंने चले जाना है। आप फिर बाद में तबसरा करते रहिएगा। जी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वॉर है ना, डेफिनेटली किसी के हक में नहीं है और ये ईरान भी समझता है और ईरान को ये भी पता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं उनके साथ उनके कोई जो ताल्लुकात रहे हैं माजी में इतने आइडियल नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जानें दे दे। तो ये होगा कि ये लोग बिल्कुल इसको दरमियाना रास्ता निकालेंगे और बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने वॉर लड़ी हुई है। ये क्या दरमियाना रास्ता निकल सकता है आपके हिसाब से? बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता मैंने पहले जैसे डिस्कस किया था कि चले जब आपके मोदी साहब ने, सुनिए, आपके मोदी साहब ने बीच का रास्ता कैसे निकाला है? तो सब मोदी साहब से पूछना सवाल तो सवाल है। देखिए तिवारी साहब आपसे बड़ा अच्छा महमूद भाई ने किया कि आप ये बताएं कि आपके मोदी साहब ने कैसे बीच का रास्ता निकाला, तो इसलिए तो मोदी साहब से पूछने जाएंगे बीच का रास्ता निकालने के लिए, पूछ लीजिए, शायद वो बता दें। भाई ये नेगोशिएशन इसीलिए हो रही है, तो आप देखे ना, इसीलिए तो आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है बीच का रास्ता निकालने के लिए। ये लोग बात नहीं करने देते, फिर फायदा कुछ नहीं है। मैं भी बिजी हूँ, अपनी बारी पे बोले। आपको तिवारी साहब ये पूछनी चाहिए चीजें अपने प्राइम मिनिस्टर जो आपने क्या है विष्णु जो गुरु बनाया हुआ था, कि उसको तो बुला लिया, फिर भी 2 घंटे दे दिए उसने या 15 मिनट भी दे दिए। आपके विष्णु गुरु को तो उसने खास तक नहीं डाली। यहाँ पे कनाडा में उसके बुलाया हुआ तब बना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था, उन्होंने कहा हमारा पहले से स्केड्यूल है क्रोएशिया में, तो इवेंट दिया। अब आपको सुनने की तो आपके हिम्मत नहीं है। नहीं, आपकी बात का जवाब देना जरूरी है ना सर, आप जब सवाल कर रहे हैं तो उसके तो प्राइम मिनिस्टर को बुला, उसके तो चलो 22वें ग्रेड के अफसर सर नाचिए इस बात पर कि आसिम मुनीर को बुला लिया गया, लेकिन हम भी इस बात पे कोई बहुत ज्यादा फख्र नहीं महसूस करते कि कितनी बार बुलाया गया नरेंद्र मोदी को, ओबामा से लेकर के। जो थी ना, जो छोड़ी हरकतें हैं, उसका उनको पता चल गया है कि आप जो थे ना वो सिर्फ फोटो वाला प्राइम मिनिस्टर, आपको पूरी दुनिया में। हाँ जी, चलिए सर, आपने कहा और मैंने मान लिया, बिल्कुल सही है सर। नहीं, आपने कहा और मैंने मान लिया, ठीक है। मैं इसमें आपसे क्यों बहस करूं कि इंडिया कैसा है? आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो चलो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे आज इस डिबेट के अंदर इस बातचीत में सवाल उठाया गया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि इसलिए बुलाया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू में ये बकवास करे जा रहा है, बोलने को कुछ भी नहीं है। मोदी आप बताएं, आप नस्ल दर नस्ल गुलाम कौम है, इसलिए आपकी औकात का उनको पता है। और सर गुलाम कौन है या आपको पता है?
ओके, आज की तारीख में चाइना और अमेरिका, चले है ना, आप लोग खामोश हो जाए। देखे 30 सेकंड का उनका मैसेज आने दें। ये बदतमीजी वाकई सही बात है महमूद भाई, ये हाल है। आप देखे पर्सनल ना हो, आपने अपना मैसेज देना है, जो वो भी अपना मैसेज दे रहा है। और लॉन्ग फॉर्म हमें दोनों, हम तमाम ममालिक में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, हम एक तमीज के साथ रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। इसी वजह से उसकी औकात क्या है, हमारे कंट्री का वो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि इस शो के अंदर कोई बदमजगी हो। ये लाइव शो जा रहा है लोगों के पास। आप देखेंगे, जब लाइव लोग देखेंगे तो लोगों के जहन में क्या बात आएगी कि आप लोग क्या आपस में लड़ रहे हैं। तो लाइव शो का ख्याल करा करें, लाखों लोग देखने वाले। जवाब देना पड़ेगा ना। आप जो देखिए, रिकॉर्डिंग शो जो होता है उसमें आप लोगों को जो बोलना है बोल दे, मगर जब लाइव जा रहा होता है तो उसका ख्याल रखा करें कि लाइव जा रहा है। जब आप अंदाजा लगाए ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि शो में बदमजगी हो। एक शो है, लाखों लोग देखते हैं, उस वक्त उसमें बात करें एक तमीज के साथ। आप हर कॉलर के ऊपर ये इतराज कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपसे मंदिर साहब को बुलाया गया है, इसलिए आते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। वो आपका पॉइंट था। आप ये कहेंगे भाई नहीं, आपका पॉइंट गलत है, ये बात है, मगर ये नहीं कि उनकी कंट्री के ऊपर ये आप उसके पर्सनल उस पर चले जाएं। तो ये पर्सनल नहीं जाना चाहिए, इसका ख्याल रखें। चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर से, कभी तुम्हारी बात नजर आ गई है कि आपको कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया? जी कौन सी आप जाइए, मुंह लगाइए सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जी शाहिद भाई, क्या है क्या नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो आज की तारीख में इंडिया और कनाडा के बीच में हाई कमिश्नर। चले आप 1 बाय 1 बोले। चाहे तिवारी साहब जरा शाहिद भाई का ले लें, महमूद भाई का ले लें, तभी से जरा बात करें। जी जी, साजिद भाई ने अपनी बात नहीं की, जरा उनकी बात पूरी हो जाए। किसी कॉलर पे बात नहीं कीजिएगा साजिद भाई, अपनी बात कीजिएगा। ये नहीं कि लेके वहीं से अलीफ से बे तक शुरू हो रहा है। शो को चलना होता है, शो को मुश्किल होता है हैंडल करना। जी बोले। बात हो रही थी ईरान इस्राइल की। शाहिद भाई जरा ये साजिद भाई अपनी बात पूरी कर लें कंप्लीट, फिर इसके बाद कोई किसी कॉलर पे ना जाए। मुझे समझ नहीं आती कॉलर के ऊपर क्यों गुफ्तगू की जाती है। बात हो रही है इस्राइल और ईरान की जंग पे। चले फिर यार आप बात करें, फिर मैं जाता हूँ। ओके, आप बात करें। आई कैन नॉट हैंडल दिस थिंग। नहीं, आप रहे साथ में, उनकी बात भी सुन लें, उसके बाद अपनी बात कीजिएगा। चले बोले, अरे बोले ना अभी। जी, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां पे टूट गई थी कि आपने ये तो बहुत इस पे हम फख्र जाहिर कर रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी को डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया। राइट, सही है। फिर वही डोनाल्ड ट्रम्प जो आज वहां पे इसराइल में साथ दे रहा है, फलस्तीन के लोगों को शहीद कर रहा है। आज वो डोनाल्ड ट्रम्प सबके लिए बहुत अच्छी, यानी डोनाल्ड ट्रम्प भी सबके लिए बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान का वो दोस्त भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये आसिम मुनीर को समीना जो बुलाया गया था आपके चीफ को, ये कोई एजाजी खाना शाना कुछ भी ऐसा नहीं था। ये उनको बताया गया कि भाई आपने ये किरदार अदा करना है। और सबसे बढ़ के उसमें ये और जो चीज है वो आप इसमें भी आने वाले दिनों में आप करेंगी, जो हमारी मादनियात का, जो अगर आपको याद हो आपने महीने 1.5 महीने पहले किया था इस पे कि जो मादनियात पाकिस्तान की हैं उस पर अमेरिका कंट्रोल करना चाह रहा है। ये सब मादनियात वगैरह का भी सौदा हुआ है, समझिए आप। इन चीजों के बदले में आपको $1 ट्रिलियन और ऐसे कोई आपको इमदाद मिल जाएगी, क्योंकि फैसल वाडा ने भी कहा कि जो चीज 40 साल में कोई नहीं कर सका वो आज इस जनरल ने कर दिया कल की। अगर आप फैसल वाडा की तकरीर उठा के देख लें, ये चीज हो गई। अब जहां तक आप ईरान की बात कर रही हैं, ईरान साबित कदम खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। एक एक आदमी जब तक उसका इस दुनिया में ईरान के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि समीना, ये मैं बार बार आपसे ईरान देखें, आज उन्होंने खमनाई साहब ने भी, अल्लाह को उम्र नू अता करे, रहबर है हमारे, उन्होंने भी आज यही कहा कि ईरान की कौम जिस तरह डट के खड़ी हुई है उनको इसी तरह साबित कदम खड़ा रहना चाहिए। ये मुज़ाकरात जो ओमान में या कहीं हो रहे हैं मस्कत वगैरह में, ये सब समीना कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है। क्योंकि अमेरिका जो है वो इनको सिर्फ यानी धमकियां दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम खमनाई साहब को शहीद कर देंगे, हम फला कर देंगे। इन मजाल इतनी औकात इनकी नहीं है कि ये उनका कुछ। अभी आप देख लें कि उन्होंने अपना एक ही मिसाइल आज भेजा था जिसका नाम है शेरगीर मिसाइल। आप देख लें उसने कैसी तबाही मचाई है आपके इसराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर। तो ये इनके पास समीना एक मिसाइल नहीं है, इनके पास में अगर आपको नाम गिरा दे आओ तो वो तो जितने मिसाइल वो छोड़ता है इससे ज्यादा मिसाइल तो वोट बाहर फेंक देता है ईरान। जी, कौन? ईरान पे करते थे जब इसराइल करता है इधर हमला। तो ये आप
आप ये देखें ना कि अगर अभी तो देखें सब लोग महफूज हैं, मिसाइल फेंके जा रहे हैं जगह जगह, वो ऐसी शहरी जगह पे नहीं फेंक रहा ईरान, कोशिश कर रहा है कि लोगों की जाने ना जाए, मगर कुछ भी हो सकता है अगर ये जंग नहीं रुकी तो इसके असरात काफी खतरनाक किस्म के नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या देखें इसके असरात, मैंने आपको कल यानी लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे जब बात हुई थी मैंने यही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी वो सिर्फ एक टेस्टिंग थी, सही है, क्योंकि इंडिया खामोश क्यों बैठ गया है कि इंडिया को पता है कि इनको आना इधर ही है, कहाँ आपके पाकिस्तान पे, इस वजह से इंडिया इस्राइल भाई भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। फिर जो अभी कहा गया कि जी पाकिस्तान ईरान के लोगों से जो इर्द गिर्द के मुमालिक हैं तो उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, तो क्यों आपके चीफ ऑफ आर्मी और शहबाज शरीफ लास्ट वीक ईरान के पांव पकड़ने गए थे, आपने देखा था खामनाई साहब के आगे बैठे हुए थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे थे फिर वो कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग में उनका साथ दिया, इस बात पे शुक्रिया अदा करने गए थे वो। तो बस मैं इतनी बात कह रहा हूँ, आप लेना है तिवारी साहब या जिसको भी ले लें। जी तिवारी साहब, आप बीच में इतना बोलते हैं किसी को कॉलर को होते हैं कॉलर, अब वो कॉलर डायरेक्ट ड्रॉप हो जाते हैं, उनको कहें थोड़ा सुन लें, कोई सभी को आना है। जी तिवारी साहब बोलिए। हेलो तिवारी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि वो तिवारी साहब की भी लाइन ड्रॉप हो गई है तो साथ ही में बात नहीं कर रहा है, क्या मसला हुआ तिवारी साहब के साथ भी मुझे नहीं पता। जी बोले महमूद साजिद भाई, आप बात करें। जी साजिद भाई। जी समीना, तो मैं ये कह रहा हूँ समीना, ये हेलो कुछ की तरफ, जी समीना हाँ आवाज आ रही है, जी 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 बोले। ये हालात मुझे कहीं भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जी 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 बोले। उसकी वजह ये है समीना के रोज अटैक हो रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात हो रहे होते तो ये सीज फायर वगैरह है एक आध दिन दो दिन के लिए, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मुसलसल ईरान भी अटैक कर रहा है और वहां से यानी इसराइल भी अटैक कर रहा है। तो मगर ये हालात तो आप सोचे ना कि अगर नहीं रुका तो ये हालात तो दिन ब दिन खराब होने के चांसेस नजर आ रहे हैं ना, पाकिस्तान के लिए भी खराब हालात हो जाएंगे, पूरे खत्ते के लिए पूरी दुनिया के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह इंडिया की बात हो रही है। जी रशिया ने खुल के बोल दिया है कि अमेरिका इस जंग में ना पड़े, खुल के उसने अमेरिका से बोल दिया है कि आप इस जंग में नहीं पड़ोगे, अगर अमेरिका आया इस जंग में तो साथ में रशिया और चाइना भी खड़े होंगे। तो यही तो अभी तो अमेरिका तो अभी सोच रहा है ना, तो खुद कह रहा है कि जंग को मुज़ाकरात की तरफ जाए, 2 वीक दिए उसने ईरान को, तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जाएगा मुज़ाकरात की तरफ, नहीं जाएगा। ईरान के पास ये कोई पॉइंट की बात करें, ईरान के पास कितना असला है, कितने टाइम तक ईरान अभी लड़ सकता है जंग, तो ये वाली बात करें, नहीं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। शो है, आप लोग पॉइंट की बात करेंगे, थोड़ी कॉलर पे जाते हैं उसके ऊपर एतराज शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि अगर नहीं रुकी जंग तो हालात किस तरफ जाएंगे? हर कोई एक दूसरे को कॉलर को बोल रहा होता है, इस वजह से शो खराब हो जाता है, लाइव जा रहा होता है। जी ईरान 12 साल पहले भी जंग लड़ चुका है, सही है, और ईरान हमेशा से कह रहा है, यानी इस जंग की बात कर रहा हूँ, डे 1 से कह रहा है कि जितनी लंबी तवील जंग होगी वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो चाह रहे हैं तवील, क्योंकि समीना अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ये है शीशे के घर में रहते हैं, इन लोगों को जंग वंग का पता ही नहीं है कि जंग होती क्या है, ये दूसरों के मुल्क में जाके बम मार देते हैं, इनके घर में कभी बम नहीं फटा, कभी कोई मिसाइल नहीं गिरा, तो इनको इस बात का पता ही नहीं है। ईरान जो है वो इस चीज का यूज टू है, ईरान के लिए ये जंग शंग कोई बड़ी बात नहीं रखती है, मगर इनके लिए इसी वजह से आप ये देखिए कि आज वो इसराइल नेतन्याहू जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहा है। अब अंदाजा लगा लें आप, तो नेतन्याहू तो हमेशा से ही आपको पता है ना कि वो तो हमेशा अमेरिका के साथ ही लेके चल रहा है ना, तो अब नेतन्याहू को अब नजर आ गया कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इस वजह से जो है ना वो मुसलसल जो है ना ये कह रहा है। नहीं देखें समीना, बात यह है कि पहले जो भी जैसे फलस्तीन में हो रहा था या आपका सीरिया में हो रहा था, वो एक प्रोस्पेरिटी वॉर हो रही थी, सही है, ईरान के जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे थे। यहाँ पे क्या है, आप एक मुल्क से लड़ रहे हैं, यानी मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे, बहुत हल्का समझ रहे थे इसको, अब अल्लाह आपका भला करे ईरान को, मगर ऐसा नहीं था, वो उनकी कैलकुलेशन बहुत गलत साबित हो गई। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया कि ईरान के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत हाई टेक चीजें, कल आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली, क्योंकि उन्होंने जब उसकी वजह ये है समीना कि देखें अगेन एंड अगेन रशिया और चाइना
चाइना, इन्होंने अपना सामान ईरान को दिया हुआ है। तो ये सारी ताकत जो है, क्योंकि आपको पता है कि जंग का जो सामान है वो चाइना से अच्छा कोई नहीं बनाता। अमेरिका या पाकिस्तान इंडिया की जंग में आपने देखी लिया खुल के सब चीजें खुल के सामने आ गई। मगर जहां तक आप ये बात करती हैं कि ये जंग का होगा क्या समझना, मुझे नहीं लगता ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि आप ये सोचिएगा ये जंग खुदा ना खास्ता नहीं रुकी तो बहुत तबाही का जरिया बनेगी ये जंग। ये बता दिया मैंने आपको, ये अगर जंग नहीं रुकी तो इसमें बहुत तबाही आने वाली है, तबाही के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं जी। तो इसका ये रुकना बहुत जरूरी है। हालात देखिए, हमारे पाकिस्तान में भी अगर ये जंग नहीं रुकी, अगर अमेरिका ने ईरान का साथ दे दिया तो आप देखें पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित होगी। ये गौर करें कि हम ये नहीं कि जज्बात में आके कहेंगे नहीं जी ईरान तो है ना किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगा, ईरान तो बिल्कुल डटा रहेगा और ईरान तो मुकाबला करेगा। हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें बात करनी है इसके शो के जरिए कि जी क्या बेहतर हो सकता है। मगर समीना ये देखिए ना कि वही बात मैं कहूंगा कि इसराइल, इससे पहले इसराइल ने ना अपने आर्टेमिस पे साइन किया ना कुछ किया। ये मुल्क के या क्या मतलब पूरी दुनिया के अपने आप को रुक जाए। मेरे साथ सैयद साहब भी मौजूद है। सैयद साहब बताएं कि ये जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, या अभी जो ट्रम्प कह रहा है सिलेंडर कर दे ईरान से, तो ईरान सिलेंडर करेगा नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। बताएं क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है? देखिए समीना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़े सियासतदान को हमेशा ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जिससे ये ना लगे कि वो सियासतदान एक गुंडा है। देखिए गुंडागिर्दी है कि हम तुम पे अटैक कर देंगे, हम पे अटैक करोगे, तुमको मारेंगे, तुम हमको मारेंगे, ये सियासी बयान नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझ रही हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिकन इन्वेड करेगा, तो मुझे आप तक हिस्ट्री में कोई ऐसी जंग बता दीजिए जहाँ अमेरिका कामयाब हुआ हो, चाहे वो वियतनाम की जंग हो, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, चाहे वो इराक की। कामयाबी कहाँ मिली है उसको? कोई कामयाबी मिली है उसको आज? और ये जो जंग है ये मदर ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। मदर ऑफ वॉर से मुराद ये कि पूरे खलीज से टक्कर ले रहा है। ठीक है। सबसे पहली बात है कि रशिया ने साफ स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मेरे अपने बंदे साइंटिस्ट काम कर रहे ईरान के। ये एक मैसेज है अमेरिका कि दैट मीन यू आर गोइंग टू अटैक अस। ठीक है। पुतिन बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है कोई वजनी बात बोलता है। ट्रम्प आजकल इतने स्टेटमेंट दे रहा है कि वो परेशान हो गया। अब उसने आज एक यू टर्न मार दिया आपके इसराइल के वजीर आजम ने। उसने इस पे यू टर्न ऐसे मारा, उसने ये कहा कि जी हम नहीं चाहते कि हम रीजिम चेंज करें, ये उस अवाम का हक है कि वो जिसका फैसला करे। ये उसने फौरन एक यू टर्न मारा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर दिखाएंगे तो आप बॉम्ब्स किसके लिए दिखा रहे हैं? जानवरों के लिए दिखा रहे हैं। तो शैतान के बॉम्ब्स आप बता रहे हैं, साइज बता रहे हैं बॉम्ब के, कि बॉम्ब्स मारेंगे और इन बॉम्ब से इंसानी जान का खतरा है। ठीक है। आप इतने बड़े नेगोशिएटर हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो गजा पे इतना जो हंगामा हुआ, वहाँ की नेगोशिएशन कहाँ गई? 1 लाख आदमी मर गया, आपने कोई ना नेगोशिएशन की, ना वॉर को रुकवाया। अब आपको बहुत अफसोस हो रहा है कि 250 आदमी मर गए या 40 आदमी मर गए इसराइल के पास, वॉर को रुकवाना चाहते। उस वक्त वॉर क्यों नहीं रुकवाई जब 1 लाख आदमी गरीब लोग मर रहे? वॉर तो उस वक्त रुकवानी चाहिए थी। हम मानते उस चीज को कि आपने वाकई में कोई वॉर रुकवाई, मदर ऑफ वॉर जो थी उस वक्त थी, उस वक्त आपने नहीं रुकवाई। तो वॉर बहुत इंपॉर्टेंट थी रोकने के लिए। अब तो 1 लाख जाने चली। क्या इसराइल को कुछ मिला? क्या आपको कुछ मिला? ये तो उनसे पूछो जिनके लोग बिछड़ गए, जिनके लोग मर गए। और किसी भी मुल्क को आपने कैप्चर करने के लिए आपको अपने ट्रूप्स को ग्राउंड में उतारना पड़ेगा। आप ये समझते हैं कि आपका ट्रूप्स ग्राउंड पे उतर के पूरे ईरान को छाएगा? वो अफगानिस्तान को तो कुछ कर नहीं सका। ईरान जंगी जुनून है। अब वो अपने लीडर के पीछे खड़े। एक बहुत ही यानी एक अच्छा फैसला ये नहीं होगा कि आप, ठीक है, आपका मकसद है कि आप इसका पलड़ा भारी रखें इसराइल का, और तकरीबन आधे से ज्यादा अमेरिकन जो है वो दे आर नॉट इन फेवर के ट्रम्प किसी वॉर में इंटरफेरेंस करे इस वक्त जाके।
क्योंकि उन्होंने पास में बहुत कुछ सीखा है। पूरी दुनिया को अपना एनिमी बना लिया सिर्फ इसलिए कि आप लोग वॉर में घुस जाते हैं हर आदमी। ये इमरान खान कहता था कि हम तीसरे आदमी की जंग में क्यों घुसे, हमें जरूरत नहीं। आपने मरवा दिए तकरीबन 1 लाख अपने फौजी मरवा दिए आपने पहले भी। जवाहर ने कितने बंदे मरवा दिए, परवेज मुशर्रफ ने कितने बंदे मरवा दिए। ये कब तक चलेगा सिलसिला? तो मेरा कहने का ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? और अभी जो फील्ड मार्शल जो गए हमारे अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका में उनको बड़ी अहमियत दी गई है, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे आसिम मुनीर साहब? इसमें 2 बातें। फील्ड मार्शल से उन्होंने जो डिस्कस करना था उसके लिए बुलाया गया। उनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके कुछ अपनी शर्तें हैं। उसमें से एक भारी शर्त उन्होंने ये रखी कि तुम लोग ईरान के करीब हो, तुम लोग उसका माइंड सेट समझते हो, ठीक है। हमने तुम्हारा, अगर आपने फील्ड मार्शल को बुलाया कि उन्होंने जंग रोक दी थी, आप इंडिया को भी बुला लेते, जंग तो उन्होंने भी रोकी है। फील्ड मार्शल को क्यों बुलाने की जरूरत है? दोनों मुल्कों ने जंग रोकी है ना, आपकी बात मानी, दोनों मुल्क को बुला के टेबल पे बिठाते आप। अब तो मानते हैं दोनों को टेबल पे बिठा के बात करके बात खत्म हो गई। लेकिन अभी तक इंडिया का खतरा तो अब तक मौजूद है, आपका पानी अभी तक रुका हुआ है, ये सारे मसले तो अभी तक चल रहे हैं, कहीं भी कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, सारे काम इनकम्प्लीट है और ये काम भी इनकम्प्लीट होगा। और ईरान के पास जो असला है वो उसका असला है या नहीं है, ये तो बात का सवाल है। लेकिन ये देखें कि ईरान की सप्लाई रुकेगी, क्योंकि कई यूरोपियन ममालिक परसों मेरा ख्याल है या कल मिल रहा है ईरान के साथ जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वो इस बात पे मिल रहा है कि जंग का कोई सोल्यूशन निकालें, या आप लोग इस पे ट्रीटी पे साइन कीजिए या आप लोग इस वॉर को खत्म करें, इस अटैकिंग को खत्म करें। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो चीफ मार्शल जो मिलने गए थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो उनके साथ कोई डील साइन हो रही है अमेरिका के साथ, बातचीत के लिए गए? नहीं, देखिए अमेरिकन अगर किसी को चाय भी पिलाता ना तो उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। आप ये समझ रहे हैं कि फील्ड मार्शल को इसलिए बुलाया था कि उन्होंने बात मांग ली थी, ये चक्कर नहीं है। वो जो असली चीज है ना वो आप भूल रही है, जो मिनरल पाकिस्तान में निकलने वाला ना फ्रंटियर में, जी और ये सारे डील उसकी है। आप इस बात को समझिए, बड़ी गेम है ये। अब आपका जितना मिनरल निकल रहा है ना, जो आपका पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो ज़खायर दिए हैं, अब नजर ज़खायर के ऊपर ये डील। अच्छा, यानी कि जो मादनियात की बात हो रही है तो आप उसकी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है, उसके लिए वो उन्होंने चीफ मार्शल से डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया गया अमेरिका ने, ये कहना था। ये सब्जेक्ट था इसके डिस्कशन के अंदर, ये भी एक सब्जेक्ट था। ना कोई देखिए, ट्रम्प कुछ भी एक बिजनेस माइंडेड आदमी, तो वो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को सोचता है। उसका ये उसका हक है कि अपने मुल्क को डिफेंड करे, अपने मुल्क की इकोनॉमी को अच्छी करे, अपने मुल्क का मेयार अच्छा रखे, अपने मुल्क को डोमिनेट करे किसी भी मुल्क पे, क्योंकि वो सुपर पावर है, वो उसका राइट भी बनता है। अब वैसे भी लोग मानते हैं उसको, ठीक है ना। अब जो अहमकाना फैसला अगर ईरान ने कभी किया, अहमकाना, जब अब तक तो कुछ लोग मुल्क खड़े ना उसके साथ, उसकी मिस्टेक क्या होगी कि जब वो अमेरिकन अड्डों पर अटैक करेगा जो बहरीन और दुबई और सऊदी के अंदर, वहां अगर उसने टच किया तो आप यकीन करें कि कुछ लोग जो भी आजकल उसके साथ खड़े हैं ये सारे बैकअप हो गए। तो मेरा मशवरा अमेरिकन को यही है कि जस्ट सस्टेन एंड सी द सिचुएशन एंड लेट्स पाकिस्तान को चांस दे। ईरान अगर अटैक करेगा तो कब करेगा वो अटैक? जब अमेरिका करेगा तब करेगा ना, या अमेरिका को अटैक करने देगा और कहेगा आप आइए हमें मारिए? चले आपको इस बात को इस तरह नहीं ले ले, लेकिन अगर इस तरह नहीं ले ले। ईरान ने बोला ये ना मेरे भाई, मैं थोड़ी ले लूंगा। ईरान ने अगर नहीं, आप देखिए मेरी बात में साजिद, अगर मैं आज बोलूं आज रात को 12 बजे मैं आपके घर के चोरी करता हूँ तो आपका क्या फर्ज बनता है? भाई मेरे, ईरान ने ये बात बोली है, अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो हम ये करेंगे। अगर अमेरिका, और जो आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व, सुन तो लें आप, और उस पर रशिया ने क्या कहा है अमेरिका को कि आप सोचना भी नहीं इस जंग में इन्वॉल्व होने का।
वरना फिर रशिया भी कूद पड़ेगा। तो फिर आप क्या अभी आप क्या कह रहे हो? फिर आप अभी क्या कह रहे हो मेरे भाई? फिर आप सुन तो लो यार। अभी आपने कहा कोई भी नहीं साथ खड़ा होगा, अभी आपने कहा ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। Do not enter in the war. रशिया ने बोल दिया, रिक्वेस्ट भी कर दिया, तो मैंने पहले बोला। लेकिन आपको पता है कि ईरान के आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन को शुरू से लेके आज तक इन्वॉल्व है, सारी उसकी सप्लाई जा रही है। नहीं, मगर ईरान जो ना बिजनेस कर रहा था उसके साथ ना, क्या कहते हैं आप, इसराइल के साथ उसका बिजनेस था, वो तो आप साइड के रख देना। वो तो इसराइल को जो असला दे रहा था, ले रहा था, वो तो उसका बिजनेस था। अगर अभी जो हालात है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। नहीं, वो तो पहले से दे रहे हैं ना, अभी ईरान में तो अभी हुआ है ना, ये जंग तो अभी छिड़ी है, हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले से दे रहा है वो तो, पहले से उसका साथ बिजनेस किया हुआ है उसने। अच्छा ये बताइए मुझे, तो उसने 3 स्टेट लाके खड़े किए खलीज में, जो अपने बड़े बड़े जहाज लाके खड़े कर दिए हैं। 6000 फौजी आ चुके हैं इस वक्त, 3 जहाजों पे मिला के 6000 फौज आ चुकी है आपकी इस वक्त खलीज के अंदर है, जिसमें B-52 बॉम्बर्स भी आ गए, B-52 बॉम्बर्स भी आ गए, जो कारपेटिंग बॉम्बिंग करते हैं पूरी दुनिया, जिन्होंने इराक पे भी किया। तो इनका मकसद क्या है? दिस इज काइंड ऑफ अ साइन ऑफ वॉर। अगर आप थ्रेट कह रहे हैं कि अगर ये थ्रेट है तो ईरान ये नहीं सोचेगा यार मैं मरने से पहले कम से कम तो दूर है सनम। देखिए समीना, जब कारपेटिंग B-52 स्टार्ट होगा उसके बाद ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय से डू और डाई। समीना देखें, समीना मैं आपको एक बात बताऊं, सैयद साहब एक बात तो सुन लें, सैयद साहब एक बात सुन लें, समीना कहीं पेपर पे लिख लीजिएगा, अल्लाह मेरी उम्र भी अल्लाह खामनाई साहब को लगा दे, खुदा ना खास्ता। आपकी उम्र तो पता नहीं किस किस को आप लगवाते हैं शो के अंदर, लोग कहते हैं कि भाई इनकी कितनी उम्र है, इनकी कितनी उम्र है कि ये हर एक को अपनी उम्र लगा देते हैं। लोग मुझे कमेंट में लिख के भेज रहे होते हैं, कितने को इमरान खान को मेरी उम्र लग जाए, खानवी साहब को मेरी उम्र लग जाए। तो आप जरा सोचा करें कि उम्रें ना लगाएं, तफसील बयान करें। कोई भी तजिया दे रहा होता है अपनी उम्र किसी को दान नहीं कर रहा होता। नहीं भाई मैं आप सुन तो लेना समीना, हमारे रहबर है, चाहे रहबर है कुछ भी है, मगर आप एक पॉलिटिक्स के शो में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये नहीं कि उम्रें एक दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। मैं किसी और की उम्र थोड़ी कह रहा हूँ। तो मेरी बात कंप्लीट होने में सैयद साहब एक सेकंड, मैं आप बात कर लीजिएगा, आप पूरी बात आप इस पे भी तबसरा दे दिएगा, उसके बाद आप अपना राय दे दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए किसी भी मुल्क है ना समीना जी, किसी भी मुल्क का जो गुरूर होता है ना उसकी फौज होती है। खास तौर पे पाकिस्तान के पास तो सारी डिप्लोमेसी फेल है, सारे सियासतदान फेल है। जो चीज हमारे पास रह गई थी ना समीना जी, वो था हमारा गुरूर, और वो क्या था? हमारी फौज। अब क्या हाल है आपके गुरूर का? अब क्या हाल है कि नहीं, एक फील्ड मार्शल लंदन जाता है, उसको रोडों में गालियां पड़ रही हैं, आपके गुरूर तो टूट गया ना। तो मैं तो पाकिस्तानी अवाम से ये कहूंगा कि प्लीज इस गुरूर को मत तोड़ना, तुम्हारे पास सिर्फ यही रह गया। और इसके लिए हमारे जो बड़े और जितने भी हाई पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सही करें, इस लाइनअप को सीधा कीजिए। आपके पास सिर्फ एक आर्मी एक गुरूर के तौर पर है, वही टूट गए फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। आज इंडिया आपको आंखें नहीं दिखा रहा है आपके गुरूर की वजह से, आज इंडिया आप पर अटैक नहीं कर रहा आपके गुरूर की वजह से। अगर ये गुरूर ही नहीं रहेगा तो आपको फिर निवाला है हर मुल्क का। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी फौज है तो हमारा गुरूर है, हमारी फौज हमारा गुरूर है, आर्मी हमारा गुरूर है, जिसके ऊपर इंडियन आंखें नहीं दिखा रहा। तो वो तो आपने देखा ना 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान भी एक पावरफुल कंट्री है, उसके ऊपर कोई बैली नजर डाल नहीं सकता। ये क्रेडिट तो जाता है ना हमारी आवाम को जी, यकीनन जाता है। हमने कब कहा कि नहीं जाता, मगर अभी जो हालात मौजूदा हालात है, अगर खुदा ना करे, हमारी बात ये चल रही है खुदा ना करे अगर ईरान और ये इसराइल की जंग बंद नहीं होती है तो हमारा ये चले सैयद साहब अभी जरा इनको बात करने दें। जी तो मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि खामनाई साहब को अगर कुछ हो जाता है इस जंग के दौरान तो ये जंग 1 मिनट बाद रुक जाएगी, समझिए। उनका टारगेट जो है वो खामनाई साहब है, उनका टारगेट इस वक्त वहां का आइटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा है ये नहीं है, उनका जो टारगेट है वहां पे रिजीम चेंज करना है। उनका टारगेट है जो शहंशाह ईरान था उसके बेटे को वापस लाके हुकूमत देना, ये इनका टारगेट है आपके इसराइल का।
सही है, ये सिर्फ बेकार की बात है कि जी आइटम बम का चक्कर है और फला का चक्कर है, इतनी यूरीन हो तो इतनी वो हो, ये सब नॉनसेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो सैयद साहब ने बात करी गुरूर की, जरा सैयद साहब मुझे इस बात का जवाब दे दें। वो जवाब नहीं दे रहे, वो चले, वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो अपनी कॉल निकाल देते हैं। आपको बात करनी है, आप अपनी बात कर लीजिए। जी जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ समीना। तो ये जो मैंने अभी आपसे सोचे ना, सैयद साहब ने वही बात कही जो मैं आपसे अभी कह के चला गया था, मादनियात की, कि हमारे मुल्क के मादनियात का आप क्यों सौदा कर सकते हो, आप क्यों सौदा कर रहे हो, क्यों भाई? आप उस मादनियात को खुद यूज करो, खुद अपने पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करो। आप दूसरे मुल्क को वो मादनियात एक दफा वन टाइम पेमेंट पे क्यों बेच रहे हो? एक तो ये चीज हो गई। क्योंकि देखें समीना, बात अब आप कड़ी से कड़ी, मैं तो बोलता हूँ ना, आपसे कड़ी से कड़ी मिलाएं। इमरान खान ने क्या बयान दिया था इन्हीं मादनियात के लिए कि जी ये मादनियात का सौदा नहीं होगा, ठीक है। यही चूरन इन्होंने जाके आपकी हुकूमत ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जब इसकी हुकूमत आई कि जी ये आदमी इसके चीज के खिलाफ है। सब ये समझ लें, जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट का नारे के बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान के खिलाफ हो गई थी, इसकी वजह से उसकी हुकूमत गई। इसी वजह से मादनियात की वजह से भी ये डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये आदमी अगर आ गया तो मादनियात जो है वो हमारे पास नहीं आएगी पाकिस्तान की। इस वजह से ये इमरान खान को अंदर करके रखा हुआ है इन्होंने। ये सारा चक्कर, सारा गेम ये है जो इमरान खान का मसला जो हम कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा जी, आप ये चक्कर था, वो हमसे गलत कैलकुलेशन, इंसान, हम भी इंसान है, गलत कैलकुलेशन हुई हमसे, हम मानते हैं इस बात को। क्योंकि आप जिस तरह खुल के डोनाल्ड ट्रंप सामने आ रहा है, ये तो दुनिया के सामने, ये वो तो यानी कि आप मान रहे हैं कि आपसे गलत हुई, जब ना आप तो ये कहते कि ट्रम्प अगर बाहर आ गया तो आना इमरान खान दूसरे दिन, ट्रम्प आ गया तो दूसरे दिन इमरान खान बाहर होगा, तो मगर इमरान खान तो अपनी जगह पे ही है और ट्रम्प तो आ ही गया, आप समझे। और अब आप कह रहे हैं कि जी हमसे गलती हुई है, ट्रम्प तो पाकिस्तान, अगर अब तो लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो मायदा हो रहा होगा ट्रम्प का, जो उसने बहुत ज्यादा, बता रहा हूँ ना मैं, व्हाइट हाउस में उनका इस्तकबाल किया। ये मादनियात का मुआहिदा हो रहा है, ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी, कौन सी करेंसी है उसका मुआहिदा हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये इन सब चीजों के खिलाफ एक इमरान खान खड़ा हुआ था, ठीक है। मगर वही बात है कि एक आदमी जेल में है, बेबस है, क्या कर सकता है। यही बात है, सिर्फ उसने खैबर पख्तूनख्वा में कहा था कि भाई ये बिल पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, मगर बिल भी पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरीके से यानी मेरा मतलब ये है कि अब फिर जो सैयद साहब बात कह के गए जी हमारा गुरूर है, तो भाई फिर वो गुरूर कहाँ चला जाता है जब आप अपने मुल्क की चीजों का, जो आपके मुल्क की चीजें उनका सौदा कर दो आप, और वो आप चलो सौदा कर दो, मानते हैं सौदा कर दो, वो पैसा पाकिस्तान में समीना लगे तो हम नजर तो आए कि जी पाकिस्तान को इतना पैसा मिला, ये पैसा यहाँ लगा है, वो भी नजर नहीं आता। वो पैसा फिर जाता कहाँ है? जो आप जो भी सौदा करते हैं, आप पीआईए बेचने को खड़े हो गए थे, आप स्टील मिल बेचने को खड़े हो गए थे, इसी तरीके से आप मादनियात बेचने को खड़े हो रहे हो। तो ये समीना लाजमी यही मेरी जो सोच है वो यही है कि ये मादनियात के ऊपर एक डील थी। क्योंकि आप ये देख लीजिए जो हम बात कर रहे हैं, मैं यानी मोदी की, उसने तो मोदी की भी तारीफ करी है डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी इज अ वेरी नाइस पर्सन, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है जी, मैं दोनों मुल्कों के साथ तिजारत। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बोले, क्या कहेंगे? जी जी, मैं थोड़ा सा बीच में दूसरी लाइन पर चला गया था। जी दूसरी लाइन पे चले गए थे, अभी वो यही बात हो रही है कि है ना, क्या बात कर रहे थे सच में? आप मोदी के बारे में क्या बोल रहे थे? तो इनसे जवाब ले लें, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। कह रहा था कि राकेश तिवारी साहब से जवाब ले लें। जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की भी तारीफ करी है, हम उस बात पे, हम पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए। वो कहते हैं जी मोदी तो जंग हार गया है, उसने कहीं ये नहीं कहा कि जी ये जंग इंडिया के कहने पे बंद हुई है, उसने कहा मैंने बंद कराई है, मेरे कहने पे आसिम मुनीर ने जंग बंद करी है। उसने कहीं ये नहीं कहा कि जी इंडिया ने मुझे फोन किया था ये जंग बंद कर दो। तो हम खामाखाई की समीना बगल, हम खामाखाई के बगल में जा रहे होते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो एक चश्मदीद गवाह है ना, जंग तो उसी ने बंद कराई, आप भी मानती है, मैं भी मानता हूँ, तिवारी साहब भी मानते हैं। तो उसने कहा ये जंग मेरे कहने पे बंद हुई है, वरना जंग तो ये चलती रहती है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बात आसिम मुनीर साहब ने मानी, इसी तरह मोदी ने भी मानी, दोनों ने उनकी बात का भरम रखा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि देखें, आसिम मुनीर ने भी मानी और आप कह रहे हैं कि उसने ट्रम्प की बात पे, मगर ये तो तिवारी साहब कहते हैं कि मोदी ने उसके कहने पे नहीं बंद की।
ये क्या बात है? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, जो सिचुएशन हुई मैं आपको बता दूं, अपनी बात बोलूं कहूँ जी। अरे आप तो मानते नहीं ना ये बात, क्या है ना, ट्रम्प के कहने से मोदी ने जो है ना ये C5 किया। आप तो कहते हैं नहीं, आपने तो कितनी दफा ये कह रहे हैं कि जो साजिद भाई है वो भी कह रहे हैं कि जी दोनों के कहने पे ये हुआ है। जो मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के DGMO से जब वहां पे कॉल गई है उसके बाद में, और इस बीच में निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं, कोई भी इनकार नहीं करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की टीम जो है दोनों तरफ से बात कर रही थी। रहा सवाल, लेकिन इंडिया ने जंग बंद इस लिहाज से की है क्योंकि उसको पाकिस्तान की तरफ से जब कॉल गई है तब, क्योंकि इंडिया का शुरू से ही एक रहा है कि हम किसी भी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं करेंगे। इसी लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कहा कि मैं बीच में आकर के मैं ये समझौता करा दूं, तो इंडिया ने एकदम तुरंत इनकार कर दिया। तो एक पॉलिसी एक कंट्री की शुरू से ये रही है, तो वो अपनी पॉलिसी से हटने वाली नहीं है। तो इस लिहाज से हर जगह पर उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्रेडिट लेने का शौक है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। और वो जिसे कहते हैं ना कि उनके बड़ बोले हैं, जहां भी बोलना होता कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, ये सबको पता है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको बोलने का ज्यादा वो है, वो कहीं पे भी वो तो मेरे बोलने से नहीं पूरी दुनिया जानती है इस हकीकत को जी। तो अभी जी हाँ। क्या आप क्या कह रहे हैं? सवाल क्या? नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही बात, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे ईरान और उसके मामले पे, उस मामले में तो मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान को इसमें फिर से इसके बूट बनाया जाएगा उस लिहाज से लाने, जैसे पाकिस्तान ने पहले भी हेल्प की है। जैसे आसिफ ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही थी कि हम 30 साल से जो है वो कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और वे यूरोपियन कंट्रीज का डर्टी वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास में फिर ये डर्टी वर्क आ गया कि भैया ईरान को आप खत्म कराने में हमारी हेल्प करो, चाहे ओपनली करो चाहे नीचे से अंदर से करो जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उसके पास आ गया। साजिद भाई आप क्या कहेंगे? जी साजिद भाई। जी समीना, मैं तिवारी साहब की बात को समझ नहीं पाया। तिवारी साहब, मैं सुनी तो मैंने बात समझ नहीं पाया। तिवारी साहब रिपीट कर देंगे आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब को जो बुलाया गया है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर अपने साथ मंच पे, अभी तो आपने कहा कि इसलिए बुलाया गया है कि उनके साथ अभी तो सारे लोगों ने डिस्कशन की है कि वो उससे वायदा किया जा रहा है नबिया क्या उस वजह से किया गया है जी। उनको बुलाया इसी लिहाज से गया है कि ताकि ईरान के अंदर तक जाने का रास्ता पाकिस्तान दे दे वहां पर, ताकि ईरान की जो गवर्नमेंट है या जो वहां पे ताकत में है, सत्ता में है, उनको डाउन किया जा सके। क्योंकि अभी अटैक के बावजूद में ईरान जो है अपनी तौर पे खड़ा होकर के इजराइल का जवाब दे रहा है। साहब सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं ये दरअसल गलत है। खलीज के अंदर ऑलरेडी अमेरिका ने अपने जहाज जाके खड़े कर दिए, तो उनको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। खलीज जो है वो और ज्यादा करीब है इराक के। जी फारूक सैयद साहब क्या कहेंगे? सैयद साहब आए ना, उनकी बात भी सुन ले। जी सैयद साहब। आपके पास जितने सारे कॉलर हैं और सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो सैयद साहब से बात कर रही थी मैं। सैयद आप आ गए थे कॉल के बाद। सैयद साहब से बात कर रही हूँ मैं। सैयद साहब से बात कर रही थी कि सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सैयद साहब बोले, क्या कहेंगे? कोई ईरान अगर किसी को वैल्यू दे के बात सुनेगा ना किसी की, तो यूरोपियन जो मीटिंग हो रही है कल या परसों, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा पाकिस्तान। ईरान इन दोनों लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट लेता है और इसको पता है अच्छी तरीके से कि अगर पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, एक कि हमारे साथ मरो, एक कि हमारे साथ मरो या हम मरेंगे उसके बाद तुम्हारी बारी है। दो बात उसे पता है अच्छी तरीके से। और अगर ये चीज हुई, ईरान अगर खुदा ना खास्ता ईरान को कुछ हुआ, तो नंबर लगता है पाकिस्तान का। ये तो बात अंडरस्टूड है। लेकिन पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ये भी मालूम है कि अगर मैंने ईरान का साथ नहीं दिया मॉरली, या उसको ग्राउंड या उसको वोट, तो कल को ये मेरी बारी भी हो सकती है। तो इसके लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश ये करेगा कि किसी तरह सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई दुनिया में अच्छा काम, बड़ा काम ये अपना
चीफ ऑफ आर्मी कर सकता है वो ये कर सकता है कि ईरान के साथ बातचीत करे और इस मसले को डिफ्यूज करे। इसमें अगर वो थोड़ा पार्टिसिपेट कर ले तो शायद उसके कुछ गुना धुल जाए। जी क्या कहेंगे आप? अच्छा चांस है उसके पास, बहुत अच्छा चांस है, पार्टिसिपेट करके अपने नाम को आगे करे। तो इतनी जो गालियां पड़ी हैं लंदन के रोडों के ऊपर उसको और ये वो सब, तो कम से कम ये है कि हो सकता है उसकी कोई बचत हो जाए। क्या कहेंगे साजिद भाई आप इस सिलसिले में कि वो कह रहे हैं लंदन के रोडों पर गालियां पड़ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब तो उसको ज्यादा 3 दिन की जंग के अंदर जो काम किया है आसिम मुनीर साहब ने, तो उन्होंने तो सर बुलंद कर दिया पाकिस्तान का। तो इस पे आप ना कहें। अभी तो आपने कहा कि आर्मी हमारा फखर है, फौज हमारी फखर है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ नजर आ रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ जनरल को गालियां पड़ी है, ये तो हम देख रहे हैं। 5 फील्ड मार्शल भी अगर ईरान से बात करेंगे ना तो ईरान इस वक्त नहीं चुप होगा। सही है, पाकिस्तान और जो ये बात कर रहे हैं जेनेवा, अगर खुदा ना खास्ता आप लोग कह रहे हैं ईरान चुप नहीं होगा, अगर ईरान के पास इतना असला ही न रहा, कुछ नहीं हुआ, जंग जो हो रही है, अगर बहुत ज्यादा अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दे दिया, अगर इसमें कूद गया जंग के अंदर, फिर आप क्या देखते हैं? समीना जी अमेरिका तो इसराइल का साथ दे ही रहा है ना। नहीं, वो तो एक तरह से बिजनेस पॉइंट पे है उसका पहले से, वो अभी जंग में नहीं शामिल हुआ। आप कैसे कह सकते हैं? अभी जंग में उसने अभी उसने कोई ऐलान नहीं किया, अभी उसने कोई ऐलान नहीं किया। हथियार सारे दे रहा है इसराइल को, सारी तरह से मदद कर। आप कह रहे हैं कि शामिल नहीं हुआ, शामिल सिर्फ देखिए वो बहुत पहले से, ये जब जंग नहीं थी ईरान की जंग नहीं थी, उससे पहले से ही वो इन्वॉल्व था इसके अंदर। देखिए पहले से ही इन्वॉल्व था इसके अंदर, जब जंग भी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो अमेरिका का और उसके बिजनेस चलते थे इसराइल के, वो इसराइल के साथ बिजनेस था उसका। आर्मी का अमेरिका की आज से नहीं, उनका ये है कि हर सूरत में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उनको इसराइल को डिफेंड करना, इसराइल के ऊपर कोई भी होगा। इसीलिए आज से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के स्काई के ऊपर, आकाश के ऊपर हमारा कब्जा है। किसका कब्जा? उन्होंने ये नहीं कहा इसराइल का कब्जा है, उन्होंने कहा हमारा कब्जा है। सच में आप कुछ बोल रहे थे ये क्या अभी इनका पूरी कंप्लीट है क्या? राजीव साहब आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, तवारी साहब कुछ कह रहे हैं जी। मैंने सिर्फ यही कहा कि अमेरिका ऑलरेडी इस वार में आ चुका है। अब सवाल इस बात का है कि अगर हम यहाँ पे नहीं मान रहे तो ये तो कम से कम ईरान को तो पता है पूरी तौर पे कि उनकी लड़ाई, हाँ सिर्फ इतना ही जो कसर इसमें बाकी है वो इतनी है कि अमेरिकन फौजी अभी जमीन पर नहीं उतरे हैं और अमेरिका ने खुद अपने प्लेन नहीं भेजे हैं कि भाई हम भेज रहे हैं और हम जाकर के अब अटैक करेंगे। जो B-52 जो उनके पास बॉम्बर है वो उसका भी उनका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 100% वो पूरी तौर पर सपोर्ट दे रहा है। उन्होंने अपने जहाजी बेड़े भी वहां पे लगा दिए हैं। जी बताएं क्या संजय क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपके पास भी कहा आपसे कि ईरान के पास लॉस करने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खामनाई साहब है। नहीं है, ये आपका ये अमेरिका हो गया, ये आपका इसराइल हो गया, ये रहते हैं शीशे के घर में। अगर वो 50 लोग मारेंगे ईरान पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ईरान अगर आज एक वाकया हो गया मेरे साथ बड़ा जबरदस्त, मैं आपको सुनाऊं, बड़ा जबरदस्त वाकया। एक ईरानी खातून मेरे बराबर से गुजरी, मैं उसको जानता था। मैंने उसको बोला वेल डन ईरान, पता है उसने मुझे गुस्से में क्या बोला? वेल डन इजराइल। बोला व्हाट? उसकी दोस्त से पूछा मैंने, बोला ये ऐसे इसने क्यों बोला? बोला देयर अगेंस्ट खमीर। देखें हर एक कंट्री के अंदर कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं। तो हम ये बात अभी नहीं कर रहे। अभी फिलहाल जो है ना, ये वल्ला आज का वाकया, वल्ला आज का आपका वाकया होगा, 100% हम मानते हैं आपका वाकया होगा, मगर कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ फायदे वो उनके फेवर में होते हैं। इस तरह पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं जो अगेंस्ट और पाकिस्तान के और कुछ फेवर में, इंडिया में भी यही है। तो इस वजह से हम इस मुल्कों के अवाम की, उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो निगेटिव है, हम वो बातें कर रहे हैं जो हमें इस शो में करनी है, जो एक तरह से बात है जी। अब एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ समीना, आज आप कौमी असेंबली के इजलास के अंदर देख लें जिस तरह फजलुर रहमान ने क्या कहा, पाकिस्तान को खुल के सामने आ जाना चाहिए ईरान। सही है, पाकिस्तान के सामने आ ही नहीं रहा है किसी सूरत। पाकिस्तान खुल के सामने, वही मैं आपसे कहूंगा समीना, जितने भी इस्लामिक मुल्क है, खासतौर आपका सऊदी अरब हो गया या मिडल ईस्ट के जो हो गए,
ये इतने बगैर तो इस्लामी मुल्क क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सिवाय मदीना मुनव्वरा मुल्क में है या खाना खाना आज के लंच के बाद तो पाकिस्तान तो कभी सामने नहीं आएगा, जो आज लंच हो चुका है होगा या MPS होगा, ये बगैरत लोग हैं। ये सब जिस तरह सद्दाम हुसैन, आपके यासिर अराफात, ये सब अमेरिकन एजेंट होते थे, इसी तरीके के आज के ये सब अमेरिकन एजेंट हैं। चाहे उसमें आपके फील्ड ऑफ मार्शल हो, चाहे उसमें MPS हो, चाहे उसमें जो भी आप जितने भी मिडिल ईस्ट के आप लोग हैं ना, ये सब लोग जो है ये अमेरिकन एजेंट है सभी ना। अगर इतनी इनमें गैरत, ये जंग हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में पिछले हफ्ते भी कहा, ये इस्लाम की जंग है, ये इस्लाम की जंग हो रही है। जो ईरान ने नुकसान उठाया गाजा की जंग में लड़के, जैसे सैयद साहब ने कहा, तो सैयद साहब को ये भी कहना चाहिए था, भाई ईरान क्यों अपनी जाने ईरान ने शहीद करी, क्यों अपनी जाने गंवाई वहां पे जाके, ईरान का क्या लेना देना था समीना गाजा की फलस्तीन। अगर आप ये देखें ना कि आप भी देखें कि सबसे बड़ा जो 3 ममालिक बहुत ज्यादा है कि अमेरिका, ईरान और है ना क्या कहते हैं इसराइल, क्या कहते हैं 3, इंडिया है, इसराइल है और है ना कहते हैं वो है अमेरिका। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर ये 3 ममालिक बहुत बड़े ममालिक हैं, तो आप इस सिलसिले में आप क्या बात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग हुई, इसका होगा ये अगर ये जंग आप जो कह रही हैं, इसका होगा ये कि एक तरफ आपका अमेरिका, फलस्तीन, इसराइल हुकूमत कर रहा होगा, दूसरी तरफ जो है आपका रशिया हुकूमत कर रहा होगा, और तीसरी तरफ आपका चाइना हुकूमत कर रहा होगा। इस तरीके से ये दुनिया चल रही होगी कि ना वही जैसे होता नहीं है कि इलाके बांट दिए जाएंगे कि ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका हमारा, ये इलाका हमारा। आप ये देखिए ना कि इनमें हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को जरा गौर से सुनिएगा सभी, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मगर आप ये देखें ना, ये देखें, आपको पता है सैयद साहब ने भी एक दफा शो में यही कहा था कि ये इस्लामी ममालिक नहीं खड़े होंगे किसी सूरत भी। समीना सुने ना, समीना सुने तो आप एक सेकंड, आप ये देखिए अमेरिका किसी भी, जब कहीं भी दुनिया में जंग करने जाता है, उसके साथ फ्रांस भी होता है, उसके साथ इंग्लैंड भी होता है, उसके साथ इसराइल भी, सारे ये बताइए कि आप ये कैसे कह रहे हैं, अरबों ने उनको अपने लैंड दिए हुए, अरबों ने उनकी एयरफोर्स की उनके बेसेस दिए हुए, अब कौन किसको खड़ा करना चाह रहे हैं? लानत है ऐसे मुसलमानों पे, लानत भेजो ना। देखिए आप तो लेके शो को कहीं और ही लेके चले जाते हैं। एक जो होता है जिसके ऊपर आपको तजिया करना है, आप अपने मुसलमानों को नालत भेजना, ये वाली बात नहीं है। आपको एक जनरल बात करनी है, आपको फिगर लेकर आना है, आपको ये नहीं कि आप नालत मुसलमानों में भेज दें। खुदारा ऐसी बात ना करें, आप भी एक ऐसा मुसलमान ही है। तब समीना ऐसे मुसलमान का हक है को मुसलमान कहने का, जो मीर जाफर का किरदार अदा करे। एक मुस्लिम कंट्री, गरीब कंट्री, गयूर कंट्री, वो दूसरों से लड़ रही है आपके खातिर, और आप जो वो उनको दुश्मन के साथ बैठ के बातें कर रहे हो। आप अंदाजा लगाइए ना बाप। समीना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे साजिद भाई की बात से मैं थोड़ा सा एग्री इस लिहाज से होता हूँ कि फिलिस्तीन में 55-60 हजार लोग मारे गए। पूरा ऐसा कोई मुल्क भी तबाह नहीं हुआ होगा जितना फिलिस्तीन तबाह हुआ, गजा का इलाका। और पूरी दुनिया में अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस्लाम को नहीं मानता, लेकिन अगर देखूं मैं बाहर से तो सिर्फ ईरान वो कंट्री है जिसने हर लिहाज से खड़ी हुई है। भाई ये क्या बोल रहे हैं आप ये बोले कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये मत बोले कि इस्लाम को मैं नहीं मानता हूँ। आपके ना मानने से हमारे पे क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपके लिए नुकसान है। अरे भाई अल्लाह भाई, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि भाई मेरा कल्चर मजहब दूसरा है, मगर फिर भी मैं एज इंसानियत के तहत ये बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों की जाने गई हैं। समझने की कोशिश करेंगे वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। आप इस्लाम को नहीं मानते, ओह माय गॉड, वो अपना कोई इस्लाम की कोई इस्लामी शो नहीं हो रहा उसके अंदर। समीना, मैं बड़ा मासूमाना सवाल सैयद साहब से करने जा रहा हूँ। बहुत मासूमा सवाल। इस्लाम पहले है या मुल्क पहले? इस्लाम पहले। सही है, थैंक यू। इसी तरीके से कश्मीर में तो आप फौरन पहुंच जाते हो, अरे हमारे कश्मीर भाई मर रहे हैं, अरे हमारे कश्मीर क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका से एड मिल रही होती है, उसकी अमेरिका से यहाँ पे एड नहीं है। ईरान की जंग में कूदोगे तो एड नहीं मिलेगी, या तो शहीद हो जाओगे या घर पे बैठे रहो। ये चक्कर होता है। आप ये बताइए ना मुझे, आप ये बताइए, आप ये बात कर रहे हैं साजिद भाई, आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनकी 7 स्टेट जो है आपके अरब ममालिक में भी उन्होंने अपनी जगह ली है।
कश्मीर तो आपको बड़ा ही हमारा कश्मीर है, कश्मीर में ये हो गया, फला में ये हो गया। चले सब, राकेश तिवारी साहब बात कर रहे थे, आप लोगों ने बीच में काट दी। जी बोले सर, क्या कहे थे आप? सिर्फ ये कह रहा था कि आज की तारीख के अंदर में जिस ढंग से ईरान अकेले लड़ रहा है और उसने फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाई है और उसमें गंवाया भी है, नहीं तो ईरान पे आज अटैक नहीं होता। एक सीधी बात कही जाए, बावजूद इसके कि ईरान की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जब वो कहते हैं कि इजराइल को एक नेशन के रूप में, राष्ट्र रूप में रहने का हक नहीं है, वो गलत बात है, वो मैं नहीं मानता। जो टू नेशन थ्योरी है फिलिस्तीन और इजराइल की, वो माननी चाहिए, लेकिन फिर भी जो अपना नुकसान उठा के भी फिलिस्तीनियों के लिए खड़ा है वो ईरान आज है। और बाकी सारे दो देश जो है वो खाली जबानी जमा खर्च करते हैं कि भाई डायलॉग मारते हैं कि हाँ जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन करने के नाम पे क्या कर पाते हैं ये आपको हमको सबको पता है। यही मेरा कहना था। अब बोले चाहिए साहब, आप बीच में भाग के बोलना शुरू करते हैं, यानी कि थोड़ा सुन लें उनकी बात पूरी, फिर इसके बाद बात कर लें। जी बोले जी, साजिद भाई बोले आप। सैयद साहब तो मुझे लग रहा है शायद ड्रॉप हो गई इनकी लाइन। जी बोले। मैं ये मेरा मतलब कहने का ये कि ये जंग यहूदियों से जंग हो रही है आपकी मुसलमानों की, कम से कम आप इस चीज में तो साथ दो ना। आप कश्मीर के लिए तो फौरन आवाज उठा के खड़े हो जाते हो क्योंकि आपको अमेरिका से एड मिल रही होती है कि जी कश्मीर में जंग लड़नी है, हमारे को पैसे लाके दो। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? आज मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी फलस्तीन में हमने बड़ी जाने दी। कौन सी जाने दी है भाई? किस पाकिस्तान ने फलस्तीन में जान दी है? जिस तरह भी तिवारी साहब ने कहा कि सिर्फ मुंह से लफाजी ये लोग कर लेते हैं समीना, जो वहाँ पे हो रहा है वो उनके कंट्री जानती है, उनके रहने वाले जानते हैं। ये अगर इसी वजह से ईरान को इस बात का पता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई मुस्लिम ममालिक नहीं खड़ा होगा, उनको बिल्कुल पता है इस बात का। और वो मगर उनको वो तो पहले से पता था ना कि इस्लामी ममालिक नहीं खड़ा होगा। मगर अभी जो सवाल यहाँ पे यही तो है, मुसलसल मैं आप लोगों से यही जवाब पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये जंग नहीं स्टॉप हुई, नहीं हुई, तो दुनिया के खत्ते में कितना नुकसान होगा? ये जवाब मेरा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। जो कोई देता वो अपनी अपनी बात कर रहा होता है। नहीं जी, वो तो कभी ईरान तो हार में पीछे नहीं हटेगा, ईरान तो खड़ा रहेगा डटा हुआ। आप लोग ये नहीं बता रहे कि नुकसान क्या होगा। अनप्रेसिडेंटेड नुकसान ये होगा, मैं ये कहूँगा समीना जी। तिवारी साहब मैं एक सेकंड बात कर लूँ। देखिए समीना, अमेरिका बात करता है नफ्स देख के बदमाशी करता है, सही है। अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया, जंग किससे हो रही है? रशिया से। क्या उसको पता है रशिया जो है वो बहुत पावरफुल है? उसने यूक्रेन का, मगर कभी उसने ये नहीं, उसने क्या कहा अमेरिका ने कि ये जंग रोक दो, ये नहीं कहा कि रशिया को जाके हम खत्म कर देंगे। अमेरिका की मजाल नहीं है कि वो जाके रशिया को बोल देंगे जी हम तुम्हें खत्म कर देंगे, सही है। यहाँ पे क्या है कि जी ईरान को हम खत्म कर देंगे, ईरान की हुकूमत हम हिला देंगे, प्यूटन को कुछ नहीं करेंगे, जो प्यूटन सालों 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 से हुकूमत करता हुआ रहा, उसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही नफ्स देख के बदमाशी करते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका एक कोने पे है, रशिया एक कोने पे। जो आप बात कर रही हैं खित्ते की, ये खित्ते में होगा क्या फिर अगर ये जंग छिड़ जाती है? तो समीना, रशिया इसमें कूदेगा। रशिया ने अमेरिका को सिफारिश नहीं करी है, रशिया ने अमेरिका को धमकाया है कि सोचना भी नहीं इस जंग में शामिल होने का। इसी तरीके से आपका चाइना है समीना। चाइना जो है ये अमेरिका चाह रहा है कि चाइना का मार्केट में दबाना, और चाइना इसी वजह से उभर के सामने आ रहा है, हर मजलूम का साथ दे रहा है। जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, उसने बांग्लादेश में साथ दिया, इसी तरीके से ये ईरान का साथ दे रहा है। ये सारी चीजें हैं कि ये खित्ते में अगर जंग छिड़ी तो ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि ईरान में और सिर्फ मिडल ईस्ट में और इसराइल में ये जंग हो रही है, तो ये जंग बिल्कुल आम हो जाएगी। अब तिवारी साहब बोलते हैं सर। जी बोले सर। ये मेरा यही कहना है कि देखिए, इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा और दुनिया उठा भी रही है। रूस यूक्रेन वार का या फिर गजा में जो हुआ वो, उसके साथ में अभी जो ये वार हो रही है, तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा और हर एक कंट्री अपने फायदे के लिए इसमें आएगा। सबको ये चाहिए होगा कि ईरान का तेल कहाँ जाए, और ईरान के अगर कोई भी कंट्री होगी तो यही तो सवाल है कि देखें, अगर तेल जो है ईरान का, जो पेट्रोल है, वो अगर जंग नहीं रुकी तो ये कितनी ज्यादा पूरी दुनिया में कितने ममालिक में जो जाता है, तो वहां पे कितनी महंगाई हो जाएगी। तो अवाम जो बेचारी गरीब अवाम है, हम तो यहाँ पे कह रहे हैं हाँ जी जंग किसी सूरत रुकेगी नहीं, ईरान किसी सूरत हार नहीं मानेगा, ईरान कभी भी
जो है ना इसराइल को तबाह कर देगा, उसके बाद कहीं जाएगा, जबकि इधर ट्रम्प कह जा रहा है मुज़ाकरात के लिए वो ऑफर कर रहा है कि मुज़ाकरात करें, टाइम दे रहा है ईरान को। तो आप ये देखें ना कि इसके नुकसानात कितने हैं, तो नुकसानात बताएं ना, और फायदे कितने, आप मुझे फायदे बता दें कि ये फायदा है और ये नुकसान है। देखिए, लड़ाई का फायदा किसी को नहीं होना, किसी को नहीं होना, और ये जो आम बेचारे शहरी हैं उनको नुकसान ना पहुंच जाए, मेन चीज ये। अभी तो चले वो नहीं हो रहा, मगर ये अगर शुरू हो गया तो आप अंदाजा लगाएं गजा में जो हुआ है, कोई बयान कर सकता है किस तरह के हालात हुए। तो हम नहीं चाहते कि ईरान में इस तरह के हालात पैदा हो। सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है, इस वजह से मैं आपसे लोगों से कह रही हूँ कि कुछ अच्छा तजिया दें ताकि लोगों तक जाए, दुनिया में आवाज जाए कि भाई देखो चाहते नहीं है, कोई नहीं चाहता जी। देखिए, इमीडिएट सीज फायर हो जी, और फौरन सीज फायर होना चाहिए। मगर साजिद भाई का राय मुझे लग रहा है इसमें दूसरी है, क्या कहेंगे साजिद भाई आप? आप जो कह रही है कि पैगाम अच्छा जाए, बिल्कुल पैगाम किसी हर इंसान की जान की वैल्यू है, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी हर इंसान की वैल्यू है। मगर ईरान ने अपनी बहुत कीमती जाने इसमें शहीद करवाई, जैसे बहुत से नामे सभी ने, जब से ये गाजा की जंग शुरू मैंने, और ये इनका एक टारगेट था ईरान तक आने का, ईरान के करीब आने का। जो गाजा हुआ, आपका सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, इनको इस तरीके से करीब आना था और ये आ गए हैं करीब। और इनका टारगेट अब जो है वो, मैंने आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आइटम बम शब्द नहीं है, इसका टारगेट जो है वो आयतुल्लाह खमेनी साहब। तो आपको पता है ना कि ट्रम्प ने तो कहा है ना कि इनका लीडर हमें पता है कहाँ आसमान में बैठा हुआ है, हम चाहे तो 1 मिनट में उड़ा सकते हैं, मगर अभी हम खत्म करना नहीं चाह रहे लीडर को। देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बता दिया कि इनके पास आइटम बम नहीं, सही है। ट्रम्प ने क्या किया, उसको मानने से इनकार कर दिया। तो भाई तुम अपनी इंटेलिजेंस की बात को मानने से इनकार कर रहे हो, तो फिर तुम किस बात के प्रेसिडेंट हो, ये बताओ तो। इंटेलिजेंस ही तो सारी रिपोर्टें देती है ना सभी ना, किसी मुल्क की इंटेलिजेंस ही उसको रिपोर्ट देती है, हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को, या और कोई थोड़ी देता है। तो ट्रम्प ने इस बात को तो साफ इनकार कर दिया, मगर उनका मैं वही है कि ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से शाह ईरान की हुकूमत यहाँ पे दोबारा कायम हो जाए और दोबारा से ये करीब आ जाए। और इसके जब ये अगर ईरान के करीब आ जाएंगे समीना, दैट मींस ये चाइना से करीब आ गए। आप समझ रही हैं बात को? ये सारी चीजें ये स्टेप बाय स्टेप ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि मुझे फख्र है अफगानिस्तान के ऊपर, या अफगानिस्तान ने भी खुल के बोल दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। चल आप अंदाजा लगाइए ना समीना के इस तरह के भी यानी मुल्क में लोग मौजूद, यानी कंट्रीज मौजूद हैं कि जो मुसलमानों का साथ देने को तैयार हैं। सही कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो साथ मुसलमान की बात नहीं है, एक इंसानियत के तहत एक इस्लामी ममालिक को वैसे भी खड़ा होना चाहिए कि ईरान जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतना लोग, इसराइल उसको समझता था बिल्कुल कमजोर कंट्री है, वहां पे लोग नहीं, मगर लोगों ने जो इकट्ठा होकर ये साबित किया कि देखें कमजोर मुल्क कुछ भी नहीं होता, एक तरह से कमजोर नहीं होता, एक जगती जो होती है इकट्ठी को हमने जो साबित किया, उसने दिखाया कि देखें अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान उससे बढ़ चढ़ के उसका पर हमला कर देता है और लोग देख कर रह जाते हैं। देखने अभी यही तो है, सरप्राइज हो गई दुनिया में, उसने सबको सरप्राइज कर दिया ईरान ने अपनी ताकत और कुव्वत से। देखें कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका में और वो ईरान की और जो इसराइल की जंग छिड़ी हुई है। तो अगर ये जंग बंद नहीं हुई, स्टॉप नहीं हुई, हमारा सवाल यहाँ पे अभी भी यही है और यही हमने क्वेश्चन अपने कॉलर से भी किए और यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि ये बंद नहीं हुई तो दुनिया के खत्ते में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा इस जंग को लेकर। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या देखते हैं इसके अंदर। जो ट्रम्प साहब ने अभी कहा है कि जी सिलेंडर कर देना चाहिए ईरान को, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी नजर आ रहा है कि अगर नहीं रुका और सिलेंडर नहीं किया, मुज़ाकरात नहीं किए गए ईरान ने, तो इसकी तबाही बहुत ज्यादा होगी। अभी तो खैर वो शामिल तो नहीं हुए इस जंग के अंदर, अगर शामिल जाते हैं इन केस तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होगी ये जंग। तो यकीनन इन लोगों को सोचना चाहिए, इसलिए कि आप सोचें अगर तेल नहीं सप्लाई होता और तेल महंगा हो जाता है, ईरान अगर तेल रोक देता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि पेट्रोल जब महंगा होता है, जब पेट्रोल की कीमतें आगे बढ़ती हैं तो दुनिया की हर अशिया चीज जो है ना, हर दुनिया में हर चीज महंगी हो जाती है, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। जिस कंट्री के में अंदर गैस के प्राइस ज्यादा हो जाए, तो अगर हम ये सोचा जाए, हम ये सोचें कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस तरह मुल्क दुनिया के हालात बेहतर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जब से जंग शुरू हुई है कुछ भी आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितना डाउन हो चुका है। आप जाके देखें मार्केट कितनी बैठ चुकी है। तो अंदाजा लगाएं कि इसी तरह का अगर बिजनेस को अगर देखा जाए तो बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी बैठ चुका है। तो हमारा मैसेज तो यही होना चाहिए कि कोई ना कोई अल्लाह ताला जरिया निकाले, कोई ना कोई सबील निकाले। अगर हम इस पे ये मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसराइल को। ईरान कमजोर मुल्क समझा जा रहा था, इसराइल समझ रहा था कि छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क है तो बैठ जाएगा, मगर उसने ये साबित कर दिया कि वो छोटा नहीं है बल्कि वो बड़ा है, ताकत में बहुत बड़ा है और उसकी कौम बहुत बड़ी है। जिस तरह कौम ने इकट्ठे होकर ये मुजाहरा दिखाया और सारी कौम बाहर निकल आई और उसने इस में कदम से कदम मिला के चलने का वादा किया, तो ये इसराइल को पता चल गया। जब इसराइल ने एक मिसाइल फेंका तो उनके जवाब में उन्होंने 2 मिसाइल फेंके और उनकी उन जगहों को तबाह कर दिया जो इसराइल की बड़ी पावर थी और बड़ी उसको अपनी पावर पे बहुत भरोसा था, बड़ी उम्मीदें थी कि वो कोई भी किसी तरह भी वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अगर ईरान ने ये साबित कर दिया तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर इस जंग को, हमारा अपना मैसेज यही है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। खत्म होगी तो काफी दुनिया में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना हालात तबाही की तरफ नजर आएंगे। इसमें इंडिया भी खड़ा हो सकता है, इंडिया को भी काफी नुकसान होगा। ये नहीं कहेंगे कि मानते हैं कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़े मुल्कों में शुमार होता है इंडिया का, मगर आप सोचें कि दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं सबको नुकसान होगा। अगर ईरान शामिल हो जाता है तो इंडिया भी इसकी जर्द में आएगा, इंडिया को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम इसी वजह से इस शो को लेकर आए हैं, इसी वजह से हम ये बात करना चाहते हैं कि देखें ये चीजें अच्छी नहीं है। शो में बात तो हो सकती है, अपने अपने फेवर पे तो बात कर सकते हैं और ना हम इसमें मजहब भी नहीं लाना चाहते, ना इस्लाम लेना चाहते, मगर एक तरह से ईरान एक इस्लामी ममालिक है। तो आपको क्या लगता है ये जो तमाम इस्लामी ममालिक अभी ईरान के साथ खड़े नहीं हुए तो बाद में क्या खड़े होंगे? अगर अमेरिका खड़ा होता है तो क्या अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे ये सब लोग? आपको पता है सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं,
तो क्या सऊदी अरब इसका साथ देगा? ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हम जानते हैं। अगर आप लोगों के जहन में कोई आंसर है तो जरूर आप कमेंट्स में लिखें और जरूर बताएं। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे आप मेरे इस क्वेश्चन से? जी जनाब। आपने बहुत अच्छा आपने तबसरा दिया है समीना, बिल्कुल इससे किसी का भी फायदा नहीं है इस जंग से। राइट। ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है, ये इवन अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह, इसराइल के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे कनाडा के लिए भी नुकसानदेह है, जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं जी। ना ये कनाडा इस जंग में कोई पड़ेगा, ठीक है। मगर बात ये है समीना कि जो अमेरिका है वो इस वक्त चाह रहा है पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आए हैं इलेक्शन जीत के, तो मुझे नहीं लगता कि ये 8 साल, क्या मतलब मुझे लग रहा है ये अगले 16 साल तक अगर ये जिंदा रहे तो ये 16 साल तक भी हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कानून चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ये कुछ भी करा सकते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू जो है वो बहुत तारीफें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। यकीनन नेतन्याहू तो हमेशा समझ रहा था ना कि नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की तो बेताशा, आपको पता है ना, फ्रेंडशिप है। अब नेतन्याहू समझ रहा था कि शायद अब अमेरिका जो है उसको मेरी तरफ हो जाएगा, मगर अमेरिका को ट्रंप जो है इतना ज्यादा ताकतवर है, उसका बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो ट्रंप इसी तरह थोड़ी शामिल हो जाएगा नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू को तो अभी मायूसी नजर आ रही है, जो ट्रंप ने अभी 2 वीक टाइम मांग लिया, फौरन नेतन्याहू को जवाब नहीं दिया, उसने फौरन शामिल नहीं हुआ, वरना नेतन्याहू तो ये सोच रहा था कि ट्रंप आंखें बंद करके उसके साथ शामिल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। मगर आप ये देखिए ना, ट्रम्प जो है वो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं कि मेरी अब बातें भी बिल्कुल बचकाना करते हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराई, किसी ने नहीं बोला, मुझे खुद बोलना पड़ा, इसी तरीके से वो ये तो मगर बात तो सही है ना, अब इस पे माने ना, यकीन उन्होंने C5 कराया ना, तो मगर वो उन्होंने जब बोला था तो पाकिस्तान ने भी अप्रिशिएट किया, जी हाँ जी बहुत एहसान है, अगर जंग रहती, अगर C5 नहीं होता तो बहुत तबाही का नुकसान उठाना पड़ता पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, और इंडिया में भी काफी मीडिया ने शोर मचाया कि जी ट्रंप की वजह से हुआ, ट्रंप की वजह से हुआ। तो अगर ट्रंप अपने मुंह से कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो उनको बचकाना हरकत है, ऐसी बात तो नहीं है ना, आखिर ट्रंप नहीं कराई। मतलब है आदमी अपने मुंह से बातों की तारीफ नहीं करता, इसका फर्ज बनता था कि इंडिया भी बोलता कि जी ट्रंप के कहने पे जंग बंद हुई है, और पाकिस्तान भी बोलता कि जी ट्रंप के कहने पे जंग बंद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का ऐलान खुद नहीं करना चाहिए था कि जी मैंने बंद कराई है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखें ना कि जब जंग बंद हुई, इतनी जल्दी जंग बंद हो गई, वरना लग रहा था कि जंग बंद नहीं होगी, 4 दिन की जंग चली जिसमें फतह हासिल की पाकिस्तान ने, मगर ट्रंप तो उसका क्रेडिट लेके जाएंगे ना, जब ट्रंप के कहने से ही जंग C5 हुआ ना, मेन मसला ये। और वो उस वक्त मोदी ने भी मांगा था, मगर अब जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कॉलर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तस्लीम नहीं करते कि नहीं जी मोदी ने तो है ना ट्रंप की बात पे नहीं एक्सेप्ट माना, और उन्होंने तो खुद ही है ना डिस्कस किया, उनके अवाम ने जबकि ये एक बात को एग्री किया, इस बात से एग्री किया कि जी ट्रंप के कहने से ही जंग बंद हुई है, अमेरिका के ट्रंप ने ही मोदी साहब से कहा, तो मोदी साहब ने इस पे एक्शन लिया। मगर अब उनकी अपने लोग जो हैं चाहने वाले मोदी साहब के, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और मोदी साहब भी अब इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा है कि C5 जो हुआ था वो उन्होंने ट्रंप के कहने से किया। तो आप बताएं, आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं समीना, ये सीज़फायर बिल्कुल ट्रंप के कहने से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंडिया इस बात को नहीं मानता तो इंडिया झूठ बोल रहा है, इसमें यही बात मैं कह सकता हूँ। अब इसी तरीके से जब वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लिए जो मेरे दिल में है वो किसी को भी नहीं पता, सही है। अब उनके दिल में क्या है नोबडी नोस, कि कल को उन आदमी को उनका दिमाग घूम जाए और वो कहेंगे जाओ अटैक कर दो, क्योंकि देखें आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया था कि ये अटैक करने जा रहे हैं, सही है, जो ये आज रुक गए। इन्होंने कहा नहीं जी वॉल स्ट्रीट की जो खबर है वो गलत है, मेरे दिल का वॉल स्ट्रीट को नहीं पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो ये जंग समीना, इसमें शुमाली कोरिया भी इन्वॉल्व हो, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होगा, जो बड़े बड़े आपके हैं यानी ममालिक, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शुमाली कोरिया भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी ईरान का साथ देगा, आपका चाइना ईरान का साथ देगा, आपका रशिया ईरान का साथ देगा, आपका अफगानिस्तान ईरान का साथ देगा, आपका तुर्की ईरान का साथ देगा। यानी ये सारे यानी कि आपको लग रहा है कि ये सारे ममालिक एक साथ खड़े हो जाएंगे? जी बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होता है समीना, ये मैं इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहेगा, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि हम इस जंग में कूदें, क्योंकि जिस तरह आज पाकिस्तान की असेंबलियों में बात हुई है वो भी कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भाई आप खुल के ऐलान करो, मगर कोई ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हुआ,
सिर्फ उन्होंने यही कहा कि जी इसराइल ने जारियत दिखाई और फला किया और ये किया है, मगर खुल के कोई भी सामने नहीं आएगा जी हम शाना बशाना ईरान ये सही है साहब, आए देखते हैं ये क्या कहते हैं जी। क्या आप कह रहे हैं कि शाना बशाना चलेंगे जी? समीना जी देखें, बोलने का तो दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन जब बात जंग की आएगी तो अगर जिस तरह साजिद बता रहा है कि ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये आप इंडिकेशन दे रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरी जंग अजीम। और तीसरी जंग अजीम जो है उसका यही टर्निंग पॉइंट था कि कई मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं वॉर के अंदर। अब जहाँ तक इसने बात की नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया इज अ गुड रिलेशन विद ईरान के साथ उसका बहुत, और इतने दिनों से उसने वो मिसाइल संभाल के रखे ना, और दीमक लग जाए मिसाइल उसने भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही है। और अमेरिका को ये बात पता है कि दैट्स वेरी सीरियस मिसाइल्स। ठीक है, अच्छा ईरान के पास जो सबसे बेस्ट मिसाइल है वो उसकी रेंज मिनिमम 2000 किलोमीटर है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो आपके यूरोप तक भी शायद पहुंचे या ना पहुंचे, अमेरिका तक तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अटैक कर सके। तो मैं नहीं समझता कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। अभी तक आई बिलीव दैट देयर इज अ नेगोशिएशन, द सिचुएशन विल डिफ्यूज, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा और दोनों पार्टियां जो है वो आराम से बैठ जाएंगी। अभी ये माहौल नहीं बना तीसरे जंग ऐसी, अभी ये माहौल नहीं बना है कि रशिया की आप बात नहीं मानेंगे तो आप लड़ पड़ेंगे। जाहिर है रशिया चाहेगा कि यार मैं तो पहले से बहुत वो प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन की तरफ से, वो नहीं चाहेगा वो इंगेज एक तरफ से, वो चाहेगा मैं तो अपने आप को इंगेज करूँ यहाँ खलीज के अंदर आके, वो भी नहीं चाहेगा इस बात को। ठीक है, खलीज ममालिक जो है वो कह तो रहे हैं हम साथ देंगे, जैसे सऊदी है, उसके अलावा और 2-3 मुल्क है जैसे टर्की है, लेकिन आप जिस असले के देखें, इस्लाम को अगर आप थोड़ा सा साइड पे रख के बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें हम बहुत पीछे हटे जी, पाकिस्तान बहुत पीछे, ईरान भी बहुत पीछे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। टेक्नोलॉजी में आप उनको बीट नहीं कर सकते, उनके पास जो असला मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो बहुत डेंजरस है। इसीलिए इस बारे में ना सोचे तो अच्छा है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस जंग को डिफ्यूज होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये साजिद भाई का राय दूसरी है, पर आपकी राय बिल्कुल सही है। यही मेरा मैसेज भी है कि इस जंग को तो जितनी जल्दी हो सके बंद हो, इसलिए कि ये दुनिया के बहुत सारे खत्तों के लिए नुकसानदेह। मगर साजिद भाई का कहना है कि ईरान किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ये जंग बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। मगर साजिद भाई को नुकसानात नजर नहीं आ रहे इस चीज के, पर वो बस आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, समीना आपको एक छोटी सी मिसाल जरूर दे जी। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ नुकसान की। सही है, मुहर्रम आपको पता है सर पर खड़ा हुआ है, सही है, मुहर्रम 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद मुहर्रम है, शुरू हो रहा है। लोग पूरी दुनिया से जाते हैं इराक की सारी फ्लाइटें बंद हो गई, सही है, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ इराक को, मिलियंस ऑफ डॉलर। यही तो बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे नुकसान आते हैं जो मैंने आपको गिनवाए, जो मैंने आपको कहा कि अगर गैस के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तेल के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जहाँ पे तेल महंगा होता है जिस कंट्री के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है, रोजमर्रा की एशिया महंगी हो जाती है। तो ये हालात तो फिर दुनिया के बहुत ज्यादा दूर तक खराबी के निशानात नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यकीनन आप लोग को भी प्रे करना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी जंग जो है ना बंद हो। मेन चीज ये जंग का बंद होना बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग नहीं हुई और बाहर हुई तो काफी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। सैयद साहब की लाइन आ रही थी, वो ड्रॉप हो गई एकदम ही, किस तरह चली गई जी। इसके लिए इजराइल को भी लगाम डालना पड़ेगी अपने मुंह के अंदर। यकीनन वही तो बात है, कहने का मकसद हमारा शो में मकसद कहने का यही है कि हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए। हमें ये नहीं कि अपने आप की अपनी पर्सनल लड़ाई के अंदर हमें मैसेज हमारा शो के जरिए गलत जाए। हमें ये देना चाहिए मैसेज कि ये वाकई में नुकसानदेह की बात है और इसमें हम लोग को यकीनन दुआ करनी चाहिए, शुक्र करें कि अभी जानों का नुकसान नहीं हो रहा। मगर अभी शैल तो फिर आपको पता है मिसाइल तो फेंके जा रहे हैं ना, जगह जगह पे मिसाइल हो रहे हैं, मगर ऐसी जगह पे फेंके जा रहे हैं कि जहाँ पे जानों का नुकसान नहीं हो रहा। खुदा ना करे अगर गजा और इसराइल की जो जंग थी उस तरह के हालात ना पैदा हो जाए ईरान के और इसराइल के, तो फिर संभालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा नुकसानात होगा
हम किसी की भी जान का ऐसा ज़ाया नहीं कर सकते। तो हमें अच्छे मैसेज के जरिए, अपने शो के जरिए हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा मैसेज जाए। हम ऐसा नहीं चाहते कि अपने शो के जरिए हम चाहें तो हम बहुत ज़्यादा मुखालफत बात करें और मुखालिफ बात करें। हाँ जी, ईरान को कभी भी हथियार नहीं डालने चाहिए, ईरान तो खड़ा रहे, डटा रहे और उसकी इंसट हो जाएगी। ईरान बहुत बड़ा है और उसके साथ चाहे कोई भी ममालिक खड़ा होता है नहीं खड़ा होता, पर ईरान खड़ा रहे और शहीद हो जाए और लोगों की जाने हो गए नजराना पेश कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। नजराना पेश नहीं करे, उसके सोल्यूशन निकाले कि किस तरह मुल्क में बेहतरी होगी। चलें, बस जाते जाते बस यही कहेंगे कि चलें जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इस प्रोग्राम से जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के पास दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल्स खुसूसन एरो सिस्टम की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, जिससे इसे ईरान के तवील फासले तक मार गिराने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम अमरीकी अहदेदार ने बताया कि वाशिंगटन को कई माह से इस मसले का इल्म है और इसीलिए अमरीका ने इसराइल की ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी दिफाई सलाहियतों में इजाफ़ा किया। इसराइली फ़ौज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि वो असले और गोला बारूद से मुतल्लिक़ मामलात पर तबसरा नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए सियासी तहरीक जारी रखेंगे। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के नौमुंतखब सदर काजिम खान की क़यादत में कौंसिल के वफ़द से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बड़ी सियासी तहरीक के लिए वर्कर्स को मोबलाइज़ कर रहे हैं। इस मकसद के लिए मकामी सतह पर जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। इमरान खान के बयानिए ने अवामी मकबूलियत हासिल की है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। CPNE के वफ़द ने वज़ीर आला को अगले माली साल के लिए सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मकामी अखबारात को दरपेश मसाइल, इश्तिहारात की मद में वाजिबात की अदायगी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि माशरे में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद की बड़ी वजह नफ़रत अंगेज़ तकारीर हैं जो ऐसे मनफी अनासिर को जन्म देती हैं। नफ़रत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नफ़रत, तासुब और तंग नज़री को हर महाज पर शिकस्त देनी है। नफ़रत अंगेज़ तकारीर का जहर माशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर किसी एक फ़र्द पर हमला नहीं होती, ये इंसानियत के ज़मीर पर वार करती हैं। इस्लामोफोबिया नफ़रत अंगेज़ रवैयों की सबसे ख़तरनाक शक्ल है। मुसलमानों की शनाख्त, मसाजिद और घरों को नफ़रत का हदफ बनाया जाता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से कहा है कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात से खुशाइंद बातें निकलेंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस मुलाकात से आने वाले दिनों में बेहतर नताइज निकलेंगे क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बहुत अहम है। हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मदऊ करना हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है। सराय के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात और अपने लिए एजाज़ करार दिया और कहा कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई।
नेशंस हॉकी कप के अहम मार्के में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-4 से शिकस्त दे दी। मलेशिया में जारी FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के अहम मार्के में पहले क्वार्टर के अख्ताम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-3 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने जारहाना आगाज़ करते हुए पहले क्वार्टर के 6 मिनट में अपना पहला गोल स्कोर किया। क्यूवीज की जानिब से वुड ने गेंद को जाल में पहुँचाया। ताहम मैच के 13वीं और 14वीं मिनट में पाकिस्तान ने मुसलसल 2 गोल्स दागकर बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान सोलर पैनल से 25% बिजली बनाने वाला दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बन गया। आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के तेज़ तरीन फैलाव ने नहायत अहम शोबा तवानाई के बैनुल-अक़वामी माहिरीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक में दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहाँ बिजली में 25% से ज़्यादा सोलर पैनल पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2025 के 4 महीनों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली सोलर पैनलों ने ही बनाई। 2202 में पाकिस्तान ने 3500 मेगावाट बिजली बनाते सोलर पैनल चीन और दीगर ममालिक से दरामद किए थे। 2024 में 16600 मेगावाट बिजली बनाते पैनल इंपोर्ट किए गए। रवां साल के 4 माह में 10,000 मेगावाट बिजली बनाते पैनल दरामद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जांग जाइडोंग ने दोनों ममालिक को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए कहा है कि हम पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC को फ़रोग़ देंगे। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए चीन के सफ़ीर जांग जाइडोंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बेहतरीन दोस्त हैं और हम CPEC को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस चीन ने पाकिस्तान को 20,000 हेल्थ किट्स दी थी। इस मरतबा उनकी तादाद 50,000 कर दी गई है। DGI के फ़रोग़ का मतलब सबकी मुश्तरका तरक्की है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने बेशुमार तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं और हालिया बजट के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और तरक्की की समरात अवाम तक मुंतकिल हुए हैं। वाशिंगटन DC में कायम इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने दावा किया है कि हालिया इसराइली हमलों में ईरान भर में कम अज़ कम 585 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 1326 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तंजीम के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं जबकि दीगर की शनाख्त जारी है। ईरानी हुकूमत की जानिब से ताहाल हमलों के बाद बाकायदा अमवात की अपडेट जारी नहीं की जा रही। आखिरी बार पीर को जारी किए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 224 अफराद की हलाकत और 1277 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई थी। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस ने वाज़ह किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश तो कर सकते हैं लेकिन वो भारत या पाकिस्तान में से किसी को उस पेशकश को कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि ये हर फरीक का अपना हक है कि वो अपने फ़ैसले खुद करे। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि जनूबी एशिया में कशीदगी कम हो, ख़ास तौर पर हालिया भारत पाकिस्तान फ़िज़ाई झड़प के बाद, लेकिन अमेरिका दोनों ममालिक के दाखिली फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की पॉलिसी नहीं रखता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक जौहरी ताकत रखते हैं और उनके दरमियान जंग में निरुकवाई है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकत रखते हैं और उनके दरमियान जंग को मैंने ख़त्म करवाया और तिजारत पर आमादा किया। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़।